Hello students, this is your chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Notes number 1, ideas that circulated in Europe after the French Revolution. Students, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद यूरोप में कौन से दो आइडिया सर्कुलेट होने लग गए थे? मीन्स कौन से दो विचारों का प्रचार प्रसार होने लग गया था? सर्कुलेट मीन प्रचार प्रसार होना। तो स्टूडेंट्स वो आइडिया थे फ्रीडम और इक्वलिटी। मीन्स फ्रेंच रिवोल्यूशन ने पूरे यूरोप में ऐसा चेंज कर दिया कि हर आदमी फ्रीडम और इक्वलिटी चाहने लग गया, मीन्स स्वतंत्रता और समानता चाहने लग गया। स्टूडेंट्स नंबर 2, सोसाइटी इन यूरोप बिफोर द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले यूरोप की सोसाइटी किस तरीके से डिवाइड थी? स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी से पहले यूरोप की सोसाइटी स्टेट्स और ऑर्डर्स में डिवाइड थी। जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा फ्रेंच रिवोल्यूशन में कि फ्रेंच सोसाइटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में डिवाइड थी, तो फ्रेंच ही नहीं पूरे यूरोप की सोसाइटी स्टेट्स और ऑर्डर में डिवाइड थी और सोशल और इकोनॉमिक पावर एरिस्टोक्रेसी और चर्च के हाथ में थी पूरे यूरोप में। इकोनॉमिक पावर स्टूडेंट होती है यहाँ पे पैसे से रिलेटेड पावर, और सोशल पावर मीन सोसाइटी में तो किसका दबदबा था? इकोनॉमी और सोसाइटी पे एरिस्टोक्रेसी और चर्च का। एरिस्टोक्रेट होते हैं स्टूडेंट्स जो किंग की फैमिली के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। और चर्च आपको पता है कि जो वर्शिप प्लेस होता है क्रिश्चियन लोगों का। स्टूडेंट्स कौन से दो आदमी थे जिन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात की इंडिया में? सिग्निफिकेंस होता स्टूडेंट महत्वपूर्ण। तो राजा राम मोहन राय और हेनरी लुइस डेरोजियो, इन दोनों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात की, मीन्स उसके महत्व के बारे में बात की इंडिया में। राजा राम मोहन राय ने सती सिस्टम को एबोलिश किया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की हेल्प से। और स्टूडेंट हेनरी लुइस डेरोजियो, इसने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। इनके बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स रशियन रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में 20th सेंचुरी में एक आइडिया बहुत ही सिग्निफिकेंट मीन महत्वपूर्ण और पावरफुल हो गया था, और वो आइडिया था सोशलिज्म का। अभी स्टूडेंट्स अलग अलग लोगों के सोसाइटी को बनाने को लेकर अलग अलग व्यूज़ थे, और वो लोग थे स्टूडेंट्स लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो सबसे पहले हम लिबरल्स के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि लिबरल्स लोग थे जो वो सोसाइटी को कैसा बनाना चाहते थे। लिबरल स्टूडेंट थोड़े नरम स्वभाव के लोग होते हैं, जैसे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी थोड़े लिबरल्स थे, मीन्स नरम स्वभाव के थे, और भगत सिंह थोड़े रेडिकल थे, वो गर्म स्वभाव के थे। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट करते हैं लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जो सभी रिलीजन को टॉलरेट करे, मीन्स सभी रिलीजन को सहन करे। वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन इक्वल हो, आप ये कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और वो डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड पावर के अपोज्ड थे, मीन खिलाफ थे। डायनेस्टिक रूल होता स्टूडेंट्स जब एक ही फैमिली के लोग रूल करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं डायनेस्टिक रूल। तो लिबरल्स डायनेस्टिक रूल के खिलाफ थे, मीन्स कि है ना जो आपके एक ही फैमिली के लोग रूल करते हैं, किंग बन जाता फिर उसका बेटा किंग बन जाता, तो इस सिस्टम को वो ख़त्म करना चाहते थे। स्टूडेंट्स वो इंडिविजुअल होता अकेला आदमी, अकेले आदमी का गवर्नमेंट के सामने सेफगार्ड भी चाहते थे। सेफगार्ड होता है सुरक्षा, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट अकेले आदमी को सुरक्षा दे। स्टूडेंट्स वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, मीन्स पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट चले और उस पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव हों वो इलेक्टेड हों, मीन्स पीपल के चुने हुए हों, वैसी गवर्नमेंट चाहते थे। इसके साथ साथ स्टूडेंट वो वेल ट्रेंड जुडिशरी भी चाहते थे। जुडिशरी होती है स्टूडेंट कोर्ट, जहाँ पे जज लोग बैठते हैं, लोगों के लिए फैसला करते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशरी। तो वो अच्छी ट्रेंड जुडिशरी चाहते थे कि जिसमें अच्छे ट्रेंड लोग हों, और ये जुडिशरी वो चाहते थे कि रूलर्स और ऑफिशियल से भी इंडिपेंडेंट हो, मीन्स आज़ाद हो। मीन्स जो जुडिशरी है, कोर्ट है, उसमें राजाओं का और कर्मचारियों का कोई क्या ना हो, इंटरफेयर ना हो, अन्यथा न्याय है जो वो लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जुडिशरी में बैठे लोग न्याय करते हैं लोगों के लिए। और जुडिशरी यदि रूलर्स के, राजाओं के कंट्रोल में होगी, ऑफिशियल्स के कंट्रोल में होगी, तो वो लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। डिमेरिट्स क्या थे स्टूडेंट्स लिबरल्स की? एक तो वो डेमोक्रेट नहीं थे, मीन्स वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे। इसके साथ साथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में भी उनका कोई बिलीव नहीं था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता स्टूडेंट्स? जिसमें राइट टू वोट फॉर एवरीवन, सभी लोगों को वोटिंग राइट होता, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। स्टूडेंट्स लिबरल्स ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी वाले आदमी को ही वोटिंग राइट मिले, मीन्स जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको वोटिंग राइट मिले।
स्टूडेंट्स वो वुमेन के लिए भी वोटिंग राइट नहीं चाहते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता स्टूडेंट्स राइट टू वोट एवरी सिटीजन, स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें सभी को वोटिंग राइट हो। ब्रिटेन स्टूडेंट्स कौन से रिलीजन को मानता था? चर्च ऑफ इंग्लैंड को। और ऑस्ट्रिया और स्पेन मानते थे कैथोलिक चर्च को। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल मैंने बताया था थोड़े से गर्म स्वभाव के होते हैं। रेडिकल है ना लिबरल्स के अगेंस्ट थे स्टूडेंट्स, ये अगेंस्ट थे लिबरल्स के, दे रखा पहले पॉइंट में। ये एक ऐसा नेशन चाहते थे स्टूडेंट्स रेडिकल जो आपके कंट्री की पॉपुलेशन के बेस पे हो, मीन्स ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। मेजोरिटी क्या होती है? जिसकी संख्या ज़्यादा हो, मीन्स जिसको ज़्यादा संख्या में लोगों ने वोट दिया उसी को है ना क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का नुमाइंदा या गवर्नमेंट चलाने वाला बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स अनेक लोगों ने वुमेन सफरजेट मूवमेंट की भी पैरवी की, मीन्स रेडिकल वुमेन सफरजेट मूवमेंट में भी बिलीव करते थे, महिलाओं के वोटिंग राइट में भी बिलीव करते थे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स रेडिकल ग्रेट लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, मीन्स उनको जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, उनके भी खिलाफ थे। लिबरल्स तो ग्रेट लैंडलॉर्ड्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को प्रिविलेजेस मीन्स विशेषाधिकार देने के पक्ष में थे, लेकिन रेडिकल्स जो थोड़े गुस्से वाले थे वो इस चीज़ के खिलाफ थे। लैंड ओनर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो ज़मीनों के मालिक होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जागीरें या ज़मीन होती हैं, और वेल्दी फैक्ट्री ओनर जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, तो उनको प्रिविलेज ना मिले, इसके खिलाफ थे कौन? रेडिकल्स। दे वर नॉट अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस होता है मौजूद, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे वो, लेकिन इस चीज़ को डिसलाइक करते थे, वो नापसंद करते थे कि प्रॉपर्टी कुछ ही हाथों में कंसंट्रेट हो जाए। मीन्स वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए लेकिन कुछ ही हाथों में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, सभी को प्रॉपर्टी इक्वल मिलनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव्स की। तो कंजर्वेटिव स्टूडेंट वो होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते, उनको कंजर्वेटिव कहते हैं। तो रेडिकल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, लिबरल्स के बारे में पढ़ लिया, अभी हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव्स रेडिकल्स और लिबरल्स के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में उनका माइंड चेंज हो गया और वो भी थोड़ा बहुत सोसाइटी में चेंज चाहने लग गए। 18वीं सेंचुरी से पहले तो वो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में उनके माइंड में थोड़ा चेंज आया और वो भी सोचने लग गए कि सोसाइटी में थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए। ये दे रखा है, अपोज थे वो चेंज के आइडिया के 18वीं सेंचुरी में, लेकिन 19वीं सेंचुरी में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सोसाइटी में कुछ चेंज इनएविटेबल हैं, मीन्स ज़रूरी हैं, लेकिन वो चाहते थे कि सोसाइटी में जो चेंज हों वो थोड़े स्लो हों और पास्ट की भी रिस्पेक्ट की जाए। ये चेंज चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंज चाहते थे, और ये चाहते थे कि जो पीछे वाली चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें हैं, उनको भी साथ रखा जाए। सफरजेट मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट? सफरजेट मूवमेंट होता है सफरजेट मूवमेंट होता है स्टूडेंट एक मूवमेंट जिसमें वुमेन को राइट टू वोट दिया जाता है, उसको बोलते हैं सफरजेट मूवमेंट। लंदन लेबर एंड लंदन पुअर, ये बुक का नाम है स्टूडेंट्स। इस बुक को लिखा था हेनरी मेयू ने 1861 में। अफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन पीपल्स लाइफ। स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मीन्स इंडस्ट्री आ गई, और दुनिया में पहला इंडस्ट्रियल कंट्री था ब्रिटेन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद स्टूडेंट्स लोगों की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ा? पहले पॉइंट में दे रखा कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सभी फैक्ट्री में काम करने के लिए आ गए। मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मैन को, वुमेन को और चिल्ड्रन को सभी को फैक्ट्री में काम करने के लिए बाध्य कर दिया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद वर्किंग आवर भी काफ़ी लंबे होते थे, काम के घंटे ज़्यादा होते थे, वेजेज पुअर होती थी, मीन्स मजदूरियाँ कम होती थी, वेजेज मजदूरियाँ होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा था, बेरोजगारी ज़्यादा थी। और जिस टाइम गुड्स की डिमांड कम होती थी क्योंकि गुड्स नहीं बिकती थी, तो इंडस्ट्रियल जो पीपल थे वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे और वर्कर को जॉब नहीं दे सकते थे। हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी थी वर्कर को, क्योंकि वर्कर की सैलरी कम थी और वो अपने लिए हाउस नहीं खरीद सकते थे, और ऐसी जगह भी नहीं खरीद सकते थे वो जहाँ पे सैनिटेशन हो, मीन सफाई हो। तो ये प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद। और लिबरल्स और रेडिकल इन चीज़ों का सोल्यूशन चाहते थे कि वर्कर्स को है ना इन चीज़ों का सोल्यूशन मिले। लिबरल्स और रेडिकल स्टूडेंट्स, उनके पास भी प्रॉपर्टी थी और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर के द्वारा कमाई, मीन्स इंडस्ट्री के द्वारा और ट्रेड के द्वारा लिबरल्स और रेडिकल ने पैसा कमाया। रीजन्स वाई मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन रैलीड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स इन द अर्ली 19वीं सेंचुरी। स्टूडेंट्स अनेक वर्किंग मैन और वुमेन, मीन्स काम करने वाले
अनेक आदमी और औरत 19th सेंचुरी में रैलिड अराउंड हो गए, मीन्स गोलबंद हो गए या उनके आसपास आ गए, किसके? लिबरल्स और रेडिकल्स के। देखते हैं काम करने वाले आदमी और औरत 19th सेंचुरी में लिबरल्स और रेडिकल के आसपास क्यों आ गए, उन्होंने ऐसी कौन सी बातें की कि उन्होंने अनेक वर्किंग मैन और वुमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। स्टूडेंट्स, लिबरल और रेडिकल ये चाहते थे कि ट्रेड और इंडस्ट्री को इनक्रेज किया जाए, मीन्स भाई सभी को अपना ट्रेड करने का अधिकार दिया जाए और इंडस्ट्री को भी इनक्रेज किया जाए, मीन्स बढ़ावा दिया जाए, भाई रोका ना जाए ट्रेड और इंडस्ट्री को। दे बिलीव्ड दैट इफ द वर्कफोर्स इन इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड citizens were educated, then trade and industry would be beneficial for us. स्टूडेंट्स, लिबरल्स और रेडिकल चाहते थे कि यदि इकोनॉमी के अंदर वर्कफोर्स क्या है? हेल्दी है, मीन्स जो काम करने वाले लोग अगर वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और सिटीजन एजुकेटेड हैं, तो इंडस्ट्री का और ट्रेड का बेनिफिट उठाया जा सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए? लोग हेल्दी हों काम करने वाले और सिटीजन एजुकेटेड हों, तो इंडस्ट्री का और ट्रेड का बेनिफिट हो सकता है। ये विचार थे लिबरल्स के और रेडिकल के। स्टूडेंट्स, लिबरल्स और रेडिकल एक चीज़ के अपोज्ड थे, अपोज्ड मीन खिलाफ थे। वो एरिस्टोक्रेसी को बर्थ के बेस पे मिलने वाले प्रिविलेजेस के खिलाफ थे। प्रिविलेजेस होते हैं स्टूडेंट्स विशेष अधिकार। लिबरल्स और रेडिकल चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी को, मीन्स जो किंग लोग होते थे, उनको बर्थ के बेस पे प्रिविलेज ना मिले, या जो ताकतवर लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको विशेष अधिकार ना मिले बर्थ के बेस पे। वो क्या चाहते थे स्टूडेंट्स? वो चाहते थे कि जो आदमी एफर्ट करे, लेबर करे, एंटरप्राइज करे, उसी को अधिकार मिलना चाहिए, ना कि किसी एरिस्टोक्रेसी को बर्थ के बेस पे अधिकार मिलना चाहिए। मीन्स अकेले आदमी के एफर्ट में, उसके प्रयासों में, उसकी मेहनत में उनका विश्वास था और वो चाहते थे कि जो मेहनत करता है, लेबर एफर्ट करता है, उसी को प्रिविलेज मिले, विशेषाधिकार मिले, ना कि जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार मिले। दे बिलीव्ड दैट इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज एंश्योर्ड। स्टूडेंट्स, लिबरल्स रेडिकल्स चाहते थे कि यदि इंडिविजुअल आदमी को फ्रीडम दी जाए, अकेले आदमी को स्वतंत्रता दी जाए, पुअर कुड लेबर, और यदि गरीब आदमी लेबर करेगा, मेहनत करेगा, और जो आदमी कैपिटल वाले हैं, यदि उनको उनकी कैपिटल ऑपरेट करने का अधिकार दिया जाए बिना किसी रेसिस्टेंट के, मीन्स रुकावट के, तो सोसाइटी डेवलप करेगी। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर बताता हूँ इस पॉइंट को। वो कहते थे कि सोसाइटी तभी डेवलप करेगी यदि इंडिविजुअल आदमी को फ्रीडम दी जाए, अकेले आदमी को आज़ादी दी जाए, गरीब मेहनत करेंगे, और जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी है उनको अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का मौका दिया जाए, तो सोसाइटी डेवलप करेगी, विकास करेगी। वो ये चाहते थे। इवेंट आफ्टर 1815 के बाद स्टूडेंट देखते हैं यूरोप में क्या इवेंट्स हुई। नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल स्टूडेंट्स, उन्होंने रिवोल्यूशन करने की सोची, मीन्स वो रिवोल्यूशन चाहते थे, और वो 1815 के बाद बनने वाली गवर्नमेंट्स का एंड चाहते थे। स्टूडेंट्स, यूरोप में 1815 में आपने लास्ट लेसन में पढ़ा कि नेपोलियन हार गया था बैटल ऑफ वाटरलू में। उसके बाद यूरोप में फिर दोबारा से जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, रूढ़िवादी सरकारें थी, किंग्स की गवर्नमेंट थी, वो दोबारा से आ गई थी। लेकिन जो नेशनलिस्ट थे, नेशन के बारे में सोचते थे, और लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वो ये चाहते थे स्टूडेंट्स कि जो गवर्नमेंट बनी 1815 में, उन गवर्नमेंट को दोबारा से ख़त्म किया जाए। और नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स ने स्टूडेंट्स फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में रिवोल्यूशन की, और वो रिवोल्यूशनरी बन गए क्योंकि वो यहाँ पे 1815 के बाद एस्टेब्लिश हुई सभी गवर्नमेंट्स को ख़त्म करना चाहते थे। नेशनलिस्ट का क्या विचार था स्टूडेंट? नेशनलिस्ट एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिले, मीन्स सभी को समान अधिकार मिले। जुसेप्पे मैज़ीनी के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट। जुसेप्पे मैज़ीनी एक इटालियन नेशनलिस्ट था, मीन्स एक इटालियन रिवोल्यूशनरी भी कह देंगे इसको। वो इटली को एक रिपब्लिक बनाना चाहता था। रिपब्लिक एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है स्टूडेंट्स जिसमें लोग गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट के हेड को भी चुनते हैं, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। और स्टूडेंट्स, जुसेप्पे मैज़ीनी इतना पॉपुलर था कि इंडिया के नेशनलिस्ट भी उसकी राइटिंग्स, मीन्स उसके लेखों को या उसकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते थे। बाय द मिड 19th सेंचुरी में स्टूडेंट सोशलिज्म यूरोप में एक वेल नोन आइडिया बन गया,
जाना पहचाना विचार बन गया। सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया होता है जिसमें सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट, सोशलिस्ट आइडियाज अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में, मीन्स अकेले आदमी की संपत्ति के बारे में सोशलिस्ट लोग क्या सोचते थे स्टूडेंट्स? दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट लोग स्टूडेंट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। मीन्स वो चाहते थे कि किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए, और वो उसको सभी सोशल इल की जड़ मानते थे, रूट मानते थे। मीन्स सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे और सभी सामाजिक बुराइयों की, सोशल इल की उसको जड़ मानते थे। किसको? प्राइवेट प्रॉपर्टी को। कौन? सोशलिस्ट। स्टूडेंट्स, दे वांटेड दैट प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय ए सोसाइटी एज ए होल। सोशलिस्ट ये चाहते थे कि सारी सोसाइटी एज ए होल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे। मीन्स सोसाइटी का बंटवारा पूरी सोसाइटी, मीन्स प्रॉपर्टी का बंटवारा पूरी सोसाइटी में इक्वल हो। आइडियाज ऑफ सोशलिस्ट टू ऑपरेट सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, देखते हैं अलग अलग सोशलिस्ट का क्या आइडिया था बिना प्रॉपर्टी के सोसाइटी को चलाने का। रॉबर्ट ओवन स्टूडेंट्स एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था। मीन्स वो मैन्युफैक्चरिंग करता था, फैक्ट्री में आपकी चीज़ें बनवाता था। उसने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई स्टूडेंट्स। उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम था न्यू हार्मनी, इंडियाना यूएसए के अंदर। और ये चाहता था कि कोऑपरेटिव स्टार्ट करे इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लांक ये दोनों के दोनों सोसाइटी में सोशलिज्म लाना चाहते थे। किसके थ्रू? कोऑपरेटिव के थ्रू। कोऑपरेटिव एक ऐसा सिस्टम होता है स्टूडेंट जिसमें कुछ लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वही लोग उस बिजनेस फर्म में काम करेंगे या बिजनेस फैक्ट्री में काम करेंगे और सभी है ना अपना प्रॉफिट बराबर बराबर बांट लेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता स्टूडेंट्स कि कौन से दो सोशलिस्ट कोऑपरेटिव में बिलीव करते थे? एक रॉबर्ट ओवन और दूसरा लुइस ब्लांक। रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और ये मैन्युफैक्चरर थे, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। मीन्स इनकी एक आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, इंडस्ट्री भी कह देंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। और ये स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव में बिलीव करते थे। और कोऑपरेटिव भी कैसा? ये चाहते थे कि इंडिविजुअल आदमी, अकेला आदमी कोऑपरेटिव स्टार्ट करे। और इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई यूएसए इंडियाना में, और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम था स्टूडेंट्स न्यू हार्मनी। तो कोऑपरेटिव मैंने बता दिया कि कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, काम भी आपके वो सभी मिलकर करते हैं और फिर प्रॉफिट को भी आपस में बांट लेते हैं। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कोऑपरेटिव। जैसे 4 या 5 आदमी मिलकर के प्राइवेट बस ले लेते हैं तो एक आदमी को प्रॉफिट नहीं जाता, 4-5 को चला जाता है। लुइस ब्लांक स्टूडेंट्स ये भी कोऑपरेटिव में बिलीव करता था, लेकिन ये चाहता था कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव को। तो रॉबर्ट ओवन चाहता था कि आपके अकेला आदमी कोऑपरेटिव स्टार्ट करे, लेकिन लुइस ब्लांक चाहता था गवर्नमेंट स्टार्ट करे। हालांकि रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लांक दोनों कोऑपरेटिव में बिलीव करते थे। स्टूडेंट्स, लुइस ब्लांक चाहता था कि गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज को रिप्लेस करे। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज होते हैं स्टूडेंट्स पूंजीपति लोग। कैपिटल क्या होता है? पूंजी। जो पैसे वाले लोग या पूंजीपति लोग हैं उनको हटवाने की डिमांड कर रहा था गवर्नमेंट से। कौन? लुइस ब्लांक। और ये फ्रांस का था। अभी स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सोसाइटी को लेकर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के क्या विचार थे। कार्ल मार्क्स स्टूडेंट्स बहुत ही बड़ा नाम है हिस्ट्री में। कार्ल मार्क्स ने स्टूडेंट्स दास कैपिटल नाम की बुक लिखी है और इसके साथ साथ इसने एक मैनिफेस्टो जारी किया था जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपने वादों का घोषणा पत्र जारी करती है इलेक्शन से पहले, तो उसी घोषणा पत्र को बोलते हैं आपके मैनिफेस्टो। तो स्टूडेंट्स, मार्क्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैपिटलिस्ट सोसाइटी मानता था। मीन्स इंडस्ट्री वालों को वो कैपिटलिस्ट कहता था, पूंजीपति कहता था। और इसके साथ साथ वो बोलता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट लोगों का जो प्रॉफिट है वो वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। मीन्स जो इंडस्ट्री के लोगों के पास में जो कैपिटल आई है या वो जो कैपिटलिस्ट बने हैं वो उनकी कैपिटल कहाँ से आई? उनकी पूंजी वर्कर्स से। आगे कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्कर की कंडीशन तब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट मीन प्राइवेट पूंजीपति लोग प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते रहेंगे, धन को इकट्ठा करते रहेंगे। एक्यूमुलेट मीन इकट्ठा करना। तो वर्कर के बारे में ये कहा कि वर्कर की कंडीशन तब तक नहीं सुधरेगी जब तक
ये कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीपति लोग ऐसे ही पैसा कमाते रहेंगे, धन को इकट्ठा करते रहेंगे। उसने अपील की वर्कर से, स्टूडेंट्स, कि आप कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर दो, मीन्स इन पूंजीपति लोगों को आप उखाड़ फेंको। ओवरथ्रो मीन उखाड़ फेंकना, और कैपिटलिज्म पूंजीपति लोग होते हैं उनको, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को भी वो खत्म करना चाहता था। तो वर्कर्स से कार्ल मार्क्स ने अपील की कि आप कैपिटलिज्म मीन पूंजीपति लोगों को और इसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी को उखाड़ दो, मीन्स उसको ख़त्म कर दो। मार्क्स चाहता था कि हमारे को एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए। वो वर्कर को बोला उसने कि वर्कर्स एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएं जहां पे सारी प्रॉपर्टी पे सोसाइटी का अधिकार हो, और इस टाइप की सोसाइटी को वो कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलता था। स्टूडेंट्स, मार्क्स रेडिकल था, उग्र स्वभाव का था, और उसने वर्कर से अपील की कि आप एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएं। इस सोसाइटी में सारी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड होगी, मीन सोसाइटी के हाथ में सारी प्रॉपर्टी होगी, और ऐसी सोसाइटी जिसमें सारी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड हो या सोसाइटी के हाथ में हो, वो ऐसी सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी कहता था कार्ल मार्क्स। स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स अपनी कम्युनिस्ट सोसाइटी को फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटी भी बोलता था। वो कहता था फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटी कौन सी होगी? कम्युनिस्ट सोसाइटी। अभी कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। कोऑपरेटिव एक पीपल्स की एसोसिएशन होती है, लोगों का एक संगठन होता है कोऑपरेटिव। इस कोऑपरेटिव में लोग टुगेदर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स इकट्ठे मिलकर चीज़ों को पैदा करते हैं, और फिर प्रॉफिट को अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग वो बांट लेते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म देखते हैं स्टूडेंट्स। सोशलिज्म को कहाँ कहाँ पे सपोर्ट मिला? सोशलिज्म तो आ गया क्योंकि लुइस ब्लांक, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल यूरोप में सोशलिज्म लेके आए। लेकिन जब तक किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं मिलती तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होता। तो देखते हैं सोशलिज्म के लिए सपोर्ट किन किन लोगों ने की। तो स्टूडेंट्स, 1870 में सोशलिस्ट आइडिया पूरे यूरोप में फैल चुके थे, मीन्स सोशलिज्म पूरे यूरोप में फैल गया था 1870s तक। सोशलिस्ट लोगों ने अपनी विचारधारा को, मीन्स अपने सोशलिज्म के विचार को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए अपना एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनाया स्टूडेंट्स, और उनके उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम था सेकंड इंटरनेशनल। तो सेकंड इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था थी जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में सोशलिस्ट आइडिया या सोशलिज्म का प्रचार किया गया। एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स इन इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। स्टूडेंट्स, देखते हैं सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस ने क्या एक्टिविटी की, क्योंकि वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था सोशलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाने में। जैसे कार्ल मार्क्स ने वर्कर से अपील की थी कि आप ही सोशलिज्म ला सकते हैं। तो देखते हैं इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस के वर्कर्स ने सोशलिज्म के आइडिया को किस तरीके से सपोर्ट किया। स्टूडेंट्स, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस में वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशंस बनाई, मीन्स अपनी संगठन बनाए अपने। और एसोसिएशन क्यों बनाई? अपनी बेटर लिविंग कंडीशन के लिए, कि उनको लिविंग कंडीशन रहने के लिए बेटर जगह मिले, और वर्किंग कंडीशन भी उनकी अच्छी हो, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे भी उनको अच्छी फैसिलिटी मिले। तो अपनी बेटर वर्किंग कंडीशन और अपनी बेटर लिविंग के लिए वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशन बनाई। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, वर्कर्स ने अपने फंड भी सेटअप किए। फंड होता स्टूडेंट जो पैसा वर्कर इकट्ठा करते हैं मिलके, उसको बोलते हैं फंड। तो वर्कर ने अपने फंड सेटअप किए, और ये फंड उन्होंने अपने मेंबर्स के डिस्ट्रेस के टाइम में हेल्प करने के पर्पज से किए थे सेटअप। क्योंकि स्टूडेंट्स, डिस्ट्रेस क्या होता है? जब किसी वर्कर के पास काम नहीं होता था तो उसको उस इकट्ठे किए हुए पैसे में, फंड में से, मीन्स इकट्ठे किए हुए पैसे में से उसको कुछ हेल्प कर दी जाती थी। डिमांड क्या थी वर्कर्स की स्टूडेंट्स? इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस में वो वर्किंग आवर का रिडक्शन चाहते थे, मीन्स वो चाहते थे कि हमारे काम के घंटे कम हो, क्योंकि उनसे ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता था। इसके साथ साथ वर्कर्स की डिमांड थी राइट टू वोट। और स्टूडेंट्स देखिए, वर्कर्स ने कई जगह पे पार्टी भी बनाई अपनी, और दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर काम भी किया सोशलिज्म के आइडिया को फैलाने के लिए। एक पार्टी थी स्टूडेंट्स, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये स्टूडेंट्स जर्मनी में बनी है पार्टी,
और इस पार्टी ने वर्कर्स की एसोसिएशंस के साथ में काम किया और पार्लियामेंट्री सीट भी जीती। इसके कुछ कैंडिडेट पार्लियामेंट में सीट जीत के भी गए। अभी बात करते हैं स्टूडेंट्स, लेबर पार्टी सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए वर्कर्स ने और दूसरे लोगों ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनाई। स्टूडेंट्स, ये पार्टी बनाई गई थी सोशलिस्ट लोगों के द्वारा और ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा 1905 में ब्रिटेन में। इससे भी सोशलिज्म के आइडिया को काफ़ी बढ़ावा मिला। ये लेबर की पार्टी थी, मजदूरों की पार्टी थी। सोशलिस्ट पार्टी, इस पार्टी को स्टूडेंट्स फ्रांस में बनाया गया था और ये पार्टी भी सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट लोगों ने बनाई। टिल 1914 स्टूडेंट्स, सोशलिस्ट लोग 1914 तक यूरोप में कहीं भी गवर्नमेंट बनाने में सक्सीड नहीं हुए। मीन्स वो कहीं पे भी यूरोप में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। सोशलिस्ट लोगों की 1914 तक यूरोप में कहीं भी सरकार नहीं बनी। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में, हालांकि जो उनके विचार थे किसके, सोशलिस्ट लोगों के, वो लेजिस्लेशन को शेप करते थे। लेजिस्लेशन होता है स्टूडेंट्स कानून बनाना। कानून बनाने में सोशलिस्ट लोगों के विचारों का सहारा लिया जाता था। मीन्स उनके आइडियाज़ को काफ़ी प्रेफरेंस या महत्व दिया जाता था, लेकिन वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुए। और गवर्नमेंट कंटिन्यूड, लगातार कौन चलाते रहे यूरोप में, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल। इवेंट ऑफ पेरिस कम्यून, पेरिस कम्यून की इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक पॉपुलर अपराइजिंग था, एक बड़ा विद्रोह था। अपराइजिंग होता है रिवोल्ट, और ये स्टूडेंट्स मार्च से लेकर के मई 1871 के बीच में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ था। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में मार्च से मई 1871 के बीच में जो एक पॉपुलर अपराइजिंग हुआ, एक बड़ा रिवोल्ट या विद्रोह हुआ, उसी को बोलते हैं पेरिस कम्यून। इस रिवोल्ट के दौरान स्टूडेंट्स पेरिस शहर की जो काउंसिल थी, मीन्स उसकी जो गवर्नमेंट थी, उसको आम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था। पीपल ने चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया। तो पेरिस शहर की टाउन काउंसिल या उसकी परिषद को जब लोगों ने अपने हाथ में ले लिया तो उसी इवेंट को बोलते हैं पेरिस कम्यून। तो काउंसिल को स्टूडेंट्स फ्रेंच लैंग्वेज में कम्यून बोलते हैं। जैसे हमारे शहर का प्रशासन कुछ इलेक्टेड लोग चलाते हैं, जिनको हम चुनते हैं, तो उसी तरीके से पेरिस में भी आपके जो टाउन काउंसिल थी, जो शहर की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसी को काउंसिल बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसको चुने हुए लोग चला रहे थे, लेकिन पीपल ने उन चुने हुए लोगों को हटा दिया और अपनी खुद की गवर्नमेंट बना दी। उसको बोलते हैं पीपल्स गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट किससे बनी थी स्टूडेंट्स? ये बनी थी वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, मीन साधारण लोगों से। प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल लोग थे, अपने प्रोफेशन से प्यार करते थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल थे। ये स्टूडेंट्स फ्रेंच स्टेट की पॉलिसीज के खिलाफ था पेरिस कम्यून का अपराइजिंग। मीन फ्रेंच स्टेट ने, फ्रांस की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज या नीतियाँ लोगों के खिलाफ बना दी थी, जिससे लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने पेरिस कम्यून जैसी घटना को अंजाम दिया। गवर्नमेंट की ट्रूप्स ने, ट्रूप्स होते स्टूडेंट्स सेना ने, पेरिस कम्यून को क्रश कर दिया, मीन्स उसको दबा दिया। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट लोगों ने पेरिस कम्यून की घटना को एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के जश्न के रूप में मनाया। मीन सोशलिस्ट लोग इस चीज़ का क्रेडिट खुद ले रहे थे कि पेरिस कम्यून की जो इवेंट हुई है वो हमारी वजह से हुई है, और वो इसको सोच रहे थे कि सोशलिज्म धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, मीन्स उनके विचारों को ताकत मिल रही है। पेरिस कम्यून की लेगेसी क्या थी स्टूडेंट्स? उसकी मीन्स विरासत क्या छोड़ गया पेरिस कम्यून अपने पीछे, कौन सी? एक तो इसकी लेगेसी थी स्टूडेंट्स रेड फ्लैग, और दूसरी लेगेसी थी इसकी मार्सिले। रेड फ्लैग स्टूडेंट्स पेरिस कम्यून के दौरान यूज किया गया, जो लाल झंडा था। ये वैसे वर्कर्स का फ्लैग था, लेकिन इस वर्कर्स के फ्लैग को पेरिस कम्यून के दौरान कम्युनार्ड्स ने, मीन्स रिवॉल्यूशन करने वाले रिवॉल्यूशनरीज ने अडॉप्ट किया। वैसे तो नॉर्मली रेड फ्लैग वर्कर्स का होता था, लेकिन पेरिस कम्यून के दौरान इस रेड फ्लैग को किसने स्वीकारा या थामा? कम्युनार्ड ने।
कम्युनार्ड किसको बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज में जो क्रांतिकारी होते हैं, रिवोल्यूशनरी होते हैं, उनको बोलते हैं कम्युनार्ड। तो पहली लेगेसी या विरासत पेरिस कम्यून का छोड़ गया? वर्कर्स का रेड फ्लैग। और दूसरी लेगेसी क्या थी स्टूडेंट्स पेरिस कम्यून की? वो थी मार्सिले। मार्सिले स्टूडेंट्स फ्रांस का नेशनल एंथम है और ये 1792 में लिखा गया था। रॉजर्ट द लाइल ने लिखा था। आपने पिछली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसके बारे में पढ़ा है। ये स्टूडेंट्स मार्सिले सिंबल बन गया था पेरिस कम्यून का, और इसके साथ साथ जो लिबर्टी के लिए मीन्स आज़ादी के लिए स्ट्रगल चल रहा था उसका सिंबल भी ये बन गया था। तो मार्सिले वैसे तो फ्रांस का नेशनल एंथम है, लेकिन पेरिस कम्यून के दौरान लोगों ने इसको कम्यून और लिबर्टी के लिए स्ट्रगल का सिंबल बना दिया। तो मार्सिले और उसके साथ साथ में वर्कर्स का रेड फ्लैग, ये दो लेगेसी थी पेरिस कम्यून की। सोशलिस्ट लोगों ने स्टूडेंट्स रशिया में गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली थी अक्टूबर 1917 की रिवॉल्यूशन के बाद। तो ये ध्यान रखें कि अक्टूबर 1917 की रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में किसकी गवर्नमेंट आई? सोशलिस्ट लोगों की। रशियन रिवॉल्यूशन स्टूडेंट्स, वैसे तो रशिया में 3 रिवॉल्यूशन हुई है, 1905, 1917 फरवरी और अक्टूबर 1917। एक बार फिर बताता हूँ, 1905 में एक रिवॉल्यूशन रशिया में हुई, उसके बाद फरवरी 1917 में, उसके बाद फिर अक्टूबर 1917 में। लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन 2 ही इवेंट को बोला जाता है, एक तो 1917 की जो फरवरी में रिवॉल्यूशन हुई और दूसरी जो अक्टूबर 1917 में रिवॉल्यूशन हुई, उन्हीं को रशियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है स्टूडेंट्स कि रशिया में मोनार्की कब गिर गई थी? मीन्स किंग का रूल, राजा का रूल कब खत्म हो गया था? तो किंग का रूल खत्म हो गया था फरवरी 1917 की रिवॉल्यूशन के बाद। रशियन एम्पायर के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। रशियन एम्पायर 1914 में कैसा था? मीन्स जो रशिया का साम्राज्य, जार निकोलस सेकंड करेंगे यहाँ पे। तो 1914 में रशिया पे जार निकोलस सेकंड का रूल था। रशियन एम्पायर के कौन कौन से पार्ट्स थे स्टूडेंट्स? रशियन एम्पायर में जो आज रशिया की कैपिटल मॉस्को है उसके आसपास की टेरिटरी, मीन्स उसके क्षेत्र आते थे आसपास के मॉस्को के, और फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, पैसिफिक ओशन तक भी रशियन एम्पायर फैला हुआ था, और सेंट्रल एशियन स्टेट भी इसी के पार्ट थे। इसके साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सभी रशियन एम्पायर के पार्ट थे। ये मैक्सिमम कंट्री यूरोप के हैं स्टूडेंट्स। मेन रिलीजन कौन से थे रशिया में 1914 में? मेन रिलीजन था रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। और ये कहाँ से ग्रोन आउट हुआ था, कहाँ से निकला था ये रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि रशिया का मेन रिलीजन था? ये आया था स्टूडेंट्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। दूसरे रिलीजन कौन से थे या रिलीजियस ग्रुप कौन थे रशिया में स्टूडेंट्स? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट स्टूडेंट ये क्रिश्चियनिटी के ही मीन्स ईसाई धर्म के 2 पार्ट हैं, और मुस्लिम और बुद्धिस्ट के बारे में आप जानते ही हैं। रशिया का जो किंग था स्टूडेंट्स जार निकोलस सेकंड, वो विंटर पैलेस में रहता था, और विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में। और विंटर पैलेस कहाँ था स्टूडेंट्स? सेंट पीटर्सबर्ग ने। तो जार निकोलस विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में खड़ा है, और उसकी पेंटिंग बनाई थी अर्नेस्ट लिपगार्ट ने 1900 में। रशियन इकोनॉमी एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। स्टूडेंट्स 20th सेंचुरी के दौरान रशियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि रशियन इकोनॉमी का क्या हाल था। स्टूडेंट्स रशिया की इकोनॉमी 2 चीज़ों पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री पे। एग्रीकल्चर कौन करते थे? पेजेंट्स, फार्मर्स। और इंडस्ट्री में काम कौन करता था? वर्कर्स। स्टूडेंट्स 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में रशिया की 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती थी। यूरोप के किसी भी देश में सबसे ज़्यादा फार्मर कहाँ थे? रशिया में। कितने परसेंट? 85%। फ्रांस में 40% थे, और जर्मनी में थे 50%। कल्टीवेटर्स भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स फार्मर को, पेजेंट्स भी कह देते हैं, एग्रीकल्चरस्ट भी कह देते हैं। ये मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे, और उसके साथ साथ अपनी खुद की नीड के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। कहाँ पे? रशिया में। रशिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था स्टूडेंट्स ग्रेन का, क्योंकि 85% लोग
खेती करते थे और अनाज बहुत पैदा होता था और विदेशों में रशिया अनाज एक्सपोर्ट करता था, मीन्स निर्यात करता था। अब रशिया की इकोनॉमी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा 20वीं सेंचुरी की आपके बिगिनिंग में किस पे टिकी हुई थी? एग्रीकल्चर पे। तो रशिया एग्रीकल्चर पे डिपेंड था अपनी इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी होता स्टूडेंट्स अमीरी या गरीबी। जैसे कुछ कंट्री की इकोनॉमी मिनरल्स पे डिपेंड है, कुछ कंट्री के एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी अमीरी या गरीबी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर अच्छी होती है तो हमारा देश इकोनॉमिकली रूप से अच्छा होगा, और अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता तो हमारी कंट्री में इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी। तो दूसरा नंबर आता है स्टूडेंट्स रशिया की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री स्टूडेंट्स पॉकेट्स में थी। पॉकेट्स मीन्स थोड़ी, आपको पता है थोड़ी चीज़ होती है हम वो पॉकेट में डाल लेते हैं, तो इंडस्ट्री बहुत ही थोड़ी थी रशिया में। और मेजर इंडस्ट्रियल एरिया थे स्टूडेंट्स सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दो शहर थे रशिया के। क्राफ्टमैन स्टूडेंट्स रशिया में ज़्यादातर प्रोडक्शन क्राफ्टमैन करते थे। क्राफ्टमैन होते हैं स्टूडेंट जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं, मीन्स छोटी इंडस्ट्री ज़्यादा थी, बड़ी कम थी। क्राफ्टमैन स्टूडेंट्स वो छोटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890। ज़्यादातर फैक्ट्री स्टूडेंट्स रशिया में 1890 में लगी। क्यों लगी? क्योंकि उस टाइम रशिया में रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड होने लग गया था, रेलवे लाइन बनने लग गई थी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रशिया में बढ़ने लग गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है स्टूडेंट? जब फॉरेन कंपनीज किसी कंट्री में जाकर के इन्वेस्टमेंट करने लग जाएं, फैक्ट्रियां लगाने लग जाएं या पैसा लगाने लग जाएं, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट रशिया में 1890 में ज़्यादा फैक्ट्री बढ़ी क्योंकि रशिया में तो रेलवे फैल गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, दूसरे देश वहाँ पे आकर के पैसा लगाने लग गए। और इंडस्ट्री बढ़ने के बाद स्टूडेंट्स रशिया में कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन क्वाड्रुपल्ड हो गया। मीन्स कोल का प्रोडक्शन तो 2 गुना हो गया और आयरन और स्टील का 4 गुना हो गया। 1900 में स्टूडेंट्स फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन बराबर हो गए थे रशिया में। पहले तो छोटी फैक्ट्री ज़्यादा थी रशिया में और क्राफ्ट पर्सन ज़्यादा थे क्योंकि क्राफ्ट पर्सन छोटी फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन जब फैक्ट्री आई रशिया में 1900 तक क्राफ्ट पर्सन और वर्कर बराबर हो गए स्टूडेंट्स फैक्ट्री के आने के बाद। पहले छोटी इंडस्ट्री में काम करते थे जो क्राफ्ट पर्सन वो ज़्यादा थे और है ना फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कम थे। लेकिन 1900 में दोनों बराबर हो गए, वर्कर भी और क्राफ्ट पर्सन भी। छोटी और बड़ी इंडस्ट्री मीन्स बराबर हो गई। ज़्यादातर इंडस्ट्री स्टूडेंट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट आदमी इंडस्ट्री लगाता था रशिया में। क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप, जो छोटी छोटी फैक्ट्री होती थी ना उन्हीं को क्राफ्ट यूनिट और आपके स्मॉल वर्कशॉप कहते थे। वहाँ पे काम होता था स्टूडेंट्स 15 घंटे तक, एक वर्कर 15 आवर्स तक काम करता था क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल फैक्ट्री में। और बड़ी फैक्ट्री में काम लेते थे वर्कर से 10 से 12 घंटे। रशियन सोसाइटी एट द बिगिनिंग ऑफ 20वीं सेंचुरी। स्टूडेंट्स रशिया की इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ते हैं रशिया की सोसाइटी में कौन कौन रहता था 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में। स्टूडेंट्स जो लोग रशिया की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे वही लोग रशिया की सोसाइटी में थे ज़्यादातर। रशिया की इकोनॉमी में कौन रोल प्ले कर रहे थे? एक तो एग्रीकल्चरलिस्ट मीन फार्मर्स और दूसरे वर्कर्स। तो यही स्टूडेंट्स रशिया की सोसाइटी में रहते थे। तो रशिया की सोसाइटी मैक्सिमम या ज़्यादातर सोसाइटी 2 लोगों से मिलकर बनी थी, एक वर्कर्स से और दूसरी किसानों से, क्योंकि यही ज़्यादा संख्या में थे रशिया में। वर्कर की सोसाइटी स्टूडेंट्स रशिया में देखते हैं हम कैसी थी। कुछ वर्कर तो स्टूडेंट्स सिटी में ही सेटल थे, मीन्स वहीं पे काम करते थे और वहीं पे रहते थे। लेकिन कुछ वर्कर्स अपने गांव से लिंक बनाए हुए थे, गांव में डेली अप डाउन भी करते थे और कई बार जब काम का सीजन नहीं होता था तो फैक्ट्री छोड़ करके वो अपने गांव में चले जाते थे। कुछ वर्कर सेटल थे, कुछ अपने गांव में रहते थे। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स वर्कर स्किल के द्वारा भी डिवाइड थे, मीन्स वर्कर में डिवीजन था, भेदभाव था वर्कर में। ड्रेस के आधार पे भी, मैनर के आधार पे भी, किसी में अच्छी स्किल थी, काम करने का जो टैलेंट होता स्टूडेंट्स उसी को बोलते हैं स्किल। तो कुछ वर्कर्स में स्किल या टैलेंट अच्छा था, कुछ में कम था। कुछ अच्छी ड्रेस पहन के आते थे, कुछ अच्छी ड्रेस नहीं पहन के आते थे। एक मेटल वर्कर स्टूडेंट्स सेंट पीटर्सबर्ग का अपने आप को मेटल वर्कर्स में क्या मानता था? एरिस्टोक्रेट मानता था। एरिस्टोक्रेट होता साहब मानता था, क्योंकि उसके काम में ज़्यादा स्किल की ज़रूरत थी
और उसमें टैलेंट था, तो उसमें इस चीज़ का प्राउड था, घमंड था कि मैं बड़ा वर्कर हूँ। तो सेंट पीटर्सबर्ग का मेटल वर्कर्स दूसरे वर्कर की बजाय अपने आप को क्या मानता था, साहब मानता था। स्टूडेंट्स, उसके बाद में वुमेन वर्कर कितनी थी? 1914 में 31% वुमेन वर्कर थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रशिया में। तो वर्कर जेंडर के बेस पे भी डिवाइड थे, महिला और पुरुषों के बीच में जो डिवीजन होता है उसी को बोलते हैं जेंडर डिवीजन। तो वर्कर्स में वुमेन वर्कर की कितनी परसेंटेज थी 1914 में रशिया में? 31%। और महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, मीन्स आदमियों की कंपेयर में चाहे तो उनको हाफ मजदूरी मिलती थी, चाहे थर्ड क्वार्टर, मीन्स आदमी को अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो महिला को मिल रहे थे 50 रुपये, और यदि आदमी को 100 रुपीज़ मिल रहे हैं तो महिला को मिल रहे हैं 75, मीन्स 75 रुपये। तो उनकी ये भी आपके वर्कर में डिवीजन था। लेकिन डिवीजन के बावजूद, वर्कर में इतना भेदभाव था, डिवीजन था, लेकिन फिर भी वर्कर यूनाइट हो जाते थे, उनमें एकता बहुत थी। जब कोई भी फैक्ट्री का मालिक किसी वर्कर को काम से निकाल देता था तो सभी वर्कर इकट्ठे होकर के स्ट्राइक कर देते थे, और वर्कर ने स्ट्राइक की भी स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर के। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मीन्स कपड़े की इंडस्ट्री में आपके हुई 1896 और 97 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में वर्कर ने मिलकर के स्ट्राइक की, जो आपके धातुओं की इंडस्ट्री थी। पेजेंट्स की सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वर्कर की तरह आपके पेजेंट्स का भी एक समाज था, और ज़्यादातर लैंड स्टूडेंट्स पेजेंट्स ही कल्टीवेट करते थे। आपने देख लिया रशिया में 85% पेजेंट्स थे, मीन्स किसान थे। तो ज़्यादातर खेती कौन करते थे रशिया में? पेजेंट। लेकिन ज़मीन पे अधिकार किसका होता था? नोबल्टी, जो नोबल लोग थे, अमीर या कुलीन, ऊंचे कुल के लोग थे, उनका अधिकार था ज़मीन पे। क्राउन, क्राउन कौन होता है स्टूडेंट्स? जो किंग लोग थे उनका अधिकार था ज़मीन पे। इसके साथ साथ ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो रूढ़िवादी चर्च था, कलर्गी के लोग थे, उनका अधिकार होता था। खेती किसान करते थे, पेजेंट्स करते थे, लेकिन ज़मीन किसके पास थी? नोबल्टी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास। और पेजेंट्स बहुत डीपली रिलीजियस भी थे स्टूडेंट्स, मीन्स उनकी है ना धर्म में भी गहरी आस्था थी। पेजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी एक्सेप्ट फ्यू केसेज। स्टूडेंट्स, पेजेंट्स नोबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबिलिटी कौन होती है स्टूडेंट्स? जो ऊंचे कुल के या अमीर लोग होते हैं उनको बोलते हैं नोबिलिटी। नोबल स्टूडेंट्स पॉपुलर क्यों थे? जो अमीर लोग थे या ऊंचे कुल के लोग थे वो पॉपुलर थे आपके जार की वजह से, क्योंकि जार को वो सर्विस रेंडर्ड करते थे। आप स्पेलिंग ठीक कर लेना, यहाँ पे RENDERED आएगा। तो वो जार को सर्विस देते थे, सेवाएं देते थे, और जार उनको अनेक फैसिलिटी देता था। तो यदि नोबल पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे, तो जार का उनके सिर पे हाथ था, अन्यथा पीजेंट्स उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। एक दो जगह है स्टूडेंट्स जहाँ पे पूरे यूरोप में पेजेंट्स ने नोबिलिटी की रिस्पेक्ट की हो, और वो जगह थी ब्रिटनी। ब्रिटनी एक फ्रांस में जगह थी स्टूडेंट्स। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो ब्रिटनी में वहाँ के पेजेंट्स ने नोबल की रिस्पेक्ट की और उनके लिए लड़ाई भी लड़ी। मीन्स फ्रांस में जो जगह थी ब्रिटनी, तो ब्रिटनी के किसानों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान नोबल्स की हेल्प की। तो ये एक दो एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, जहाँ पे नोबल की रिस्पेक्ट की है किसने? पेजेंट्स ने, किसानों ने। अन्यथा पूरे यूरोप में किसान थे जो वो आपके नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। रशिया में तो पेजेंट्स ये चाहते थे कि नोबल की लैंड उनको दे दी जाए, मीन्स उनकी ज़मीन हमारे को मिल जाए, किसकी? नोबल्स की। और कई जगह पे तो स्टूडेंट्स रशियन पेजेंट्स ने नोबल का मर्डर भी कर दिया। 1902 में पेजेंट्स ने साउथ रशिया में लैंडलॉर्ड का मर्डर कर दिया, मीन्स उनकी हत्याएं कर दी। और 1905 में तो लैंडलॉर्ड के आपके मर्डर करने की घटनाएं पूरे रशिया में होने लग गई। तो देख सकते हैं कि आप रशिया में पेजेंट्स से जो किसान थे वो नोबल की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बल्कि उनकी हत्याएं कर देते थे। हाउ रशियन पेजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पेजेंट्स। स्टूडेंट्स, रशिया के पेजेंट्स यूरोप के दूसरे पेजेंट्स से अलग थे, डिफर थे। देखते हैं किस प्रकार अलग थे स्टूडेंट्स। दे पुल्ड मतलब इकट्ठी कर देते थे। वो पीरियडिकली, एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड के बाद है ना, वो अपनी ज़मीन अपने मीर या कम्यून को दे देते थे। मीन्स सारी ज़मीन इकट्ठी करके अपने मीर को दे दी उन्होंने, कम्यून को। कोई बड़ा अधिकारी होता था उनका, या कोई समाज में बड़े आपके पोस्ट का आदमी होता था मीर, तो कम्यून को मीर कहते हैं स्टूडेंट्स। ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है
कि कम्यून किसको बोलते थे, मीर को। तो रशियन पेजेंट्स किस तरीके से अलग थे यूरोप के दूसरे पेजेंट्स से, वो अपनी ज़मीन को पूल्ड इकट्ठी कर लेते थे और फिर है ना उनका मीर हर आदमी की या उसकी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग उस ज़मीन को सभी में बराबर बराबर बांट देता था। अलेक्जेंडर सिप्लिनकोव, स्टूडेंट्स एक सोशलिस्ट वर्कर था अलेक्जेंडर सिप्लिनकोव। इसने एक बुक लिखी थी ऑन द ईव ऑफ 1917, इतना ही करें बस याद आप। और इसने कुछ वर्ड भी कहे थे, प्रोपगेंडा अराइव्ड, ये कोटेशन है तो इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखें अलेक्जेंडर सिप्लिनकोव ने। स्टूडेंट्स रशिया में 1914 से पहले सभी पार्टीज इलीगल थी, मीन्स सभी पार्टी गैर कानूनी थी 1914 से पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सोशलिज्म इन रशिया, स्टूडेंट्स रशिया में सोशलिज्म कैसे आया? अभी हमने पढ़ा रशिया की इकोनॉमी दो लोगों पे टिकी हुई थी, एक आपके क्या नाम पेजेंट्स पे और दूसरा वर्कर्स पे, क्योंकि वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते थे, जिन इंडस्ट्री पे रशिया की इकोनॉमी टिकी हुई थी, और पेजेंट्स खेतों में काम करते थे। और पेजेंट्स और वर्कर्स ही ज़्यादातर रशिया की सोसाइटी में रहते थे, और पेजेंट्स और वर्कर ही स्टूडेंट्स रशिया में सोशलिज्म लेके आए, सोशल इक्वलिटी लेके आए। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसमें वर्कर वर्ड आया है तो ये वर्कर्स की पार्टी थी। देखते हैं ये पार्टी रशिया में सोशलिज्म कैसे लेके आई। ये पार्टी स्टूडेंट्स वर्कर्स के लिए काम करती थी। 1898 में बनी ये उन सोशलिस्ट लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो लोग कार्ल मार्क्स के विचारों की रिस्पेक्ट करते थे, उन लोगों के द्वारा ही ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई। इसने अपना एक न्यूज़पेपर भी चलाया, वर्कर्स को मोबिलाइज किया, मीन्स इकट्ठा किया, और स्ट्राइक भी ऑर्गेनाइज की, हड़तालों का भी आयोजन इसने किया। और इस पार्टी का लीडर था स्टूडेंट्स व्लादिमीर लेनिन, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए रशिया में सोशलिज्म वर्कर लेके आए और वर्कर ने अपनी पार्टी बनाई, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में बनी। कार्ल मार्क्स के विचारों की जो सोशलिस्ट रिस्पेक्ट करते थे उन लोगों ने बनाई। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ये किसानों की पार्टी थी, 1900 में बनी और पेजेंट्स के लिए इसने काम किया। स्टूडेंट्स दे फेल्ट दैट द रशियन पेजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। स्टूडेंट्स सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी वालों को सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी कहते थे, और वो पेजेंट्स के बारे में बोलते थे कि पेजेंट्स तो नेचुरली सोशलिस्ट हैं, क्योंकि वो अपनी ज़मीन हर बार बांट देते हैं और सभी की भलाई सोचते हैं, मीन्स हर बार अपनी ज़मीन का बंटवारा सभी में इक्वल कर देते हैं, उनको ज़मीन का कोई लालच नहीं है, वो सोसाइटी में सबकी कदर करते हैं। तो पेजेंट्स तो नेचुरली सोशलिस्ट हैं, ये सोचते थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी वाले। द पार्टी स्ट्रगल फॉर पेजेंट्स, इस पार्टी ने स्टूडेंट्स पेजेंट्स के लिए, किसानों के लिए स्ट्रगल किया, और ये डिमांड की कि जो नोबल्स की ज़मीन है, अमीर लोगों की ज़मीन है, वो किसानों को ट्रांसफ़र कर दी जाए, दे दी जाए। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो लोग रशिया की सोसाइटी में थे वही लोग रशिया की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और वही लोग रशिया में सोशलिज्म लेके आए, कौन? वर्कर और पेजेंट्स। स्टूडेंट्स जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के मेंबर होते थे उनको कहा जाता था सोशल डेमोक्रेट्स, और जो आपके सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो कि किसानों की पार्टी थी उनके मेंबर को कहा जाता था सोशल रिवोल्यूशनरी। तो स्टूडेंट्स सोशल डेमोक्रेट्स जो कि वर्कर्स के फेवर में थे, और सोशल रिवोल्यूशनरी जो कि किसानों के फेवर में थे, अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते थे, जिसके बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट था स्टूडेंट्स, किस बात को लेकर? किसानों के मुद्दे को लेकर। सोशल रिवोल्यूशनरी जिन्होंने आपके सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में किसानों के लिए, वो ये कहते थे कि किसान ही मेन फोर्स बनेंगे सोशलिज्म की रशिया में, लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स कहते थे कि वर्कर बनेंगे। तो इस बात को लेकर के सोशल डेमोक्रेट्स में, मीन्स वर्कर की पार्टी वालों में, और सोशल रिवोल्यूशनरी में, किसानों की पार्टी वालों में डिसएग्रीमेंट हो गया, मीन्स कोई समझौता नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स किसानों के मुद्दों के लेकर उनमें हुआ। लेनिन जो कि सोशल डेमोक्रेट्स का वर्कर्स की पार्टी का लीडर था, उसने कहा कि पेजेंट्स यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कि पेजेंट्स में एकता नहीं है। उसने कहा कि कुछ पेजेंट रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ लेबरर हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट, कुछ पूंजीपति हैं।
तो पेजेंट्स में समानता नहीं है, इसी वजह से पेजेंट्स आपके सोशलिज्म का आधार नहीं बन सकते रशिया में, ये कहा लेनिन ने, जो कि वर्कर्स का फेवर करता था और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का मेंबर था। स्टूडेंट्स, डिवीजन अमोंग सोशल डेमोक्रेट्स, लेकिन बाद में क्या होता स्टूडेंट्स, सोशल डेमोक्रेट्स जो वर्कर्स की फेवर करते थे और जिनकी पार्टी रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी थी, उन्हीं को बोलते हैं स्टूडेंट्स सोशल डेमोक्रेट्स। लेकिन बाद में सोशल डेमोक्रेट्स में ही, वर्कर्स की पार्टी वालों में ही डिवीजन हो जाता है। किस बात को लेकर डिवीजन हुआ इनके बीच में स्टूडेंट्स, सोशल डेमोक्रेट्स के बीच में? ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी थी ना, उसको लेकर इनमें डिवीजन हुआ कि संगठन है जो आपके, उसको कैसा बनाया जाए। मीन्स रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन या उसका गठन कैसे किया जाए, किस प्रकार से पार्टी की रूपरेखा या उसकी रचना की जाए, इस बात को लेकर के सोशल डेमोक्रेट्स में झगड़ा हो जाता है। तो इसमें दो ग्रुप बन जाते हैं स्टूडेंट्स सोशल डेमोक्रेट्स में। मीन्स रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 2 पार्ट में बन जाती है, एक मेनसेविक में और एक आपके बोल्शेविक में। आप ये भी बोल सकते हैं कि सोशल डेमोक्रेट 2 पार्टी में बंट गए, एक मेनसेविक और आपके दूसरा बोल्शेविक। सबसे पहले बोल्शेविक के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बोल्शेविक का लीडर था व्लादिमीर लेनिन। स्टूडेंट्स, व्लादिमीर लेनिन का विचार था कि जो रिप्रेसिव सोसाइटी है, जारी सोसाइटी भी जिसको कहते हैं, वहाँ पे पार्टी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए और पार्टी का अपने मेंबर की क्वालिटी पे और उसके नंबर पे कंट्रोल होना चाहिए। मीन्स व्लादिमीर लेनिन जार के अंडर में काम करना चाहता था, पार्टी में डिसिप्लिन चाहता था, कंट्रोल चाहता था और पार्टी के मेंबर की क्वालिटी को भी, उनके गुणों को भी मेंटेन रखना चाहता था। लेकिन जो दूसरे मेनसेविक थे, वो चाहते थे कि जार के अंडर में रिप्रेस होने की या दबने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी ओपन होनी चाहिए जर्मनी की तरह। तो इस बात को लेकर के, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को लेकर के, सोशल डेमोक्रेट्स या रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 2 पार्ट में बंट जाती है, एक बोल्शेविक में और आपके दूसरे मेनसेविक में। रशिया इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में रशिया कैसा था? रशिया एक ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी होता स्टूडेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ, जहाँ पे किंग का रूल होता है। और जो जार था स्टूडेंट्स रशिया में, जार पार्लियामेंट के सब्जेक्ट नहीं था, अधीन नहीं था। जार अपनी पावर का खुले तौर पे इस्तेमाल करता था। जार कौन था? रशिया का किंग। तो ये था 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में रशिया का हाल। कैंपेन्ड बाय लिबरल्स टू ओवरथ्रो द पावर ऑफ जार। स्टूडेंट्स, लिबरल लोगों ने क्या कैंपेन चलाए, क्या अभियान चलाए जार की पावर को ओवरथ्रो करने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए? उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल डेमोक्रेट्स कौन थे? वर्कर्स का जो सपोर्ट करते थे, और सोशल रिवोल्यूशनरीज जो किसानों का सपोर्ट करते थे, जिनके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, लिबरल्स ने जार की पावर को ओवरथ्रो करने के लिए जो कैंपेन या अभियान चलाया, उस कैंपेन में उनको सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवोल्यूशनरीज का सपोर्ट मिला। इसके साथ साथ पेजेंट्स और वर्कर्स का भी उनको सपोर्ट मिला। और उन्होंने 1905 की रिवोल्यूशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, 1905 की रिवोल्यूशन के दौरान उन्होंने डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए कंट्री के लिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, लिबरल्स को जो नेशनलिस्ट लोग रहते थे, रशियन एम्पायर का जो पार्ट था, पोलैंड का जो हिस्सा रशियन एम्पायर में था, उसमें कुछ नेशनलिस्ट लोग रहते थे। मीन्स जो आपके नेशन के बारे में, जो देशभक्त थे, नेशन के बारे में सोचते थे, वो लोग रहते थे। उन नेशनलिस्ट लोगों का, मीन्स पोलैंड में रहने वाले नेशनलिस्ट लोगों का भी सपोर्ट मिला। किसको? लिबरल्स को। और जदीदी लोगों का भी सपोर्ट मिला। जदीदिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स जो लोग आपके इस्लाम को मॉडर्न करना चाहते थे, उन्हीं मुस्लिम लोगों को बोलते थे जदीदीज। तो लिबरल लोगों ने जो कैंपेन स्टार्ट किया जार की पावर को उखाड़ने के लिए, उस कैंपेन में, उस अभियान में उनको सपोर्ट मिला सोशल डेमोक्रेट्स का, सोशल रिवोल्यूशनरी का, पेजेंट्स का, वर्कर्स का। और इसके साथ साथ उन्होंने 1905 की रिवोल्यूशन के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड भी की। और दूसरों का भी सपोर्ट मिला, जो पोलैंड में जो नेशनलिस्ट रहते थे, जो देशभक्त रहते थे, उनका भी उनको सपोर्ट मिला। पोलैंड एक कंट्री स्टूडेंट्स रशिया के लगता है, वेस्टर्न पार्ट में रशिया के। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, जो रशिया में जहाँ पे मुसलमानों का डोमिनेंस था, मीन्स मुसलमान ज़्यादा रहते थे जिन एरिया में, वहाँ पे मुसलमानों की एक कम्युनिटी रहती थी जदीदी, उनका भी, जदीदी लोगों का भी लिबरल लोगों को सपोर्ट मिला। और ये जदीदिस्ट इस्लाम को
मॉडर्नाइज करना चाहते थे, इस्लाम में रिफॉर्म करना चाहते थे। रीजन्स ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स 1905 रेवोल्यूशन के रीजन क्या थे? 1904 में स्टूडेंट्स रशियन रेवोल्यूशन का आगाज हो जाता है 1905 वाले का, क्योंकि उसकी आहट 1904 में ही आने लग जाती है। स्टूडेंट्स 1904 का जो साल था वो बहुत ही बैड था रशियन वर्कर्स के लिए, बहुत ही बुरा साल था। क्यों? क्योंकि चीज़ों के प्राइस बढ़ गए थे और वर्कर्स की रियल वेज 20% गिर गई थी। रियल वेज वो होती है स्टूडेंट्स जो खर्चा या एक्सपेंडिचर निकालने के बाद वेज बच जाती है, मजदूरी बच जाती है, उसको बोलते हैं रियल वेज। तो 1904 का ईयर बहुत ही बैड था रशियन वर्कर के लिए और उनकी रियल वेज 20% गिर गई। और मेंबरशिप भी बढ़ गई स्टूडेंट्स वर्कर की एसोसिएशन की, क्योंकि वर्कर ने अपनी अपनी एसोसिएशन बना ली अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। एसोसिएशन होता स्टूडेंट संगठन, तो फैक्ट्री में जिस फैक्ट्री में वर्कर काम करते थे वहाँ पे उन्होंने अपना संगठन बना लिया था ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, अपनी वेजेस बढ़ा सकें और अपनी वर्किंग कंडीशन को अच्छा कर सकें। एक असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स थी स्टूडेंट्स, वो 1904 में बनी थी और असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के अंडर में बहुत फैक्ट्रीज आती थी और एक फैक्ट्री असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स में आती थी पुतिलोव आयरन वर्क्स। इस पुतिलोव आयरन वर्क्स के 4 मेंबर को निकाल दिया गया था स्टूडेंट्स नौकरी से। तो इन 4 मेंबर को निकालने की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स थी स्टूडेंट्स, वो 1904 में बनी थी। उसके अंडर में बहुत फैक्ट्री जाती थी, एक बहुत ही बड़ी संस्था थी जिसके अंडर में बहुत फैक्ट्री जाती थी। इसके अंडर में एक फैक्ट्री आती थी पुतिलोव आयरन वर्क्स। इस पुतिलोव आयरन वर्क्स से कितने मेंबर को निकाल दिया गया? 4 को। और उन 4 मेंबर को निकालने की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग के कितने वर्कर हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए? 1,10,000। तो देख सकते हैं वर्कर में कितनी ज़्यादा एकता थी। डिमांड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स। स्टूडेंट्स स्ट्राइकिंग वर्कर्स की डिमांड क्या थी? मीन्स सेंट पीटर्सबर्ग के जो 1,10,000 वर्कर्स हड़ताल पे गए उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी स्टूडेंट्स की उनके वर्किंग डे को रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस मीन कम किया जाए, क्योंकि उनको 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था। तो उन्होंने डिमांड की कि हमारे वर्किंग आवर्स मीन्स काम के घंटे 8 किए जाएं। एन इंक्रीज इन वेजेज। स्टूडेंट्स वो अपनी वेजेज में इंक्रीज भी चाहते थे, मीन्स अपनी मजदूरियों में बढ़ोतरी भी चाहते थे। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, इसके साथ साथ वो अपनी वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट भी चाहते थे। जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे कंडीशंस अच्छी नहीं थी। और इन स्ट्राइकिंग वर्कर्स का लीडर था स्टूडेंट्स फादर गैपोन। इवेंट्स ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। 1905 रेवोल्यूशन की इवेंट क्या थी स्टूडेंट्स? क्या क्या घटनाएं उसमें हुई? सबसे बड़ी घटना या इवेंट जो 1905 की रेवोल्यूशन के दौरान हुई वो थी स्टूडेंट्स ब्लडी संडे। फादर गैपोन की लीडरशिप में स्टूडेंट्स स्ट्राइकिंग वर्कर्स विंटर पैलेस पहुंच जाते हैं। विंटर पैलेस वही जगह थी जहां पे रसिया का किंग जार निकोलस सेकंड रहता था। तो स्टूडेंट्स जैसे ही स्ट्राइकिंग वर्कर्स फादर गैपोन की लीडरशिप में विंटर पैलेस तक पहुंचते हैं तो पुलिस और कोसैक्स स्ट्राइकिंग वर्कर्स पे अटैक कर देती हैं। स्टूडेंट्स कोसैक्स कौन थी? ये रसिया की एक सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जैसे हमारी आर्मी है, बीएसएफ है, उसी आपके है ना उसी प्रकार रशिया की जो एक सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो कोसैक्स थी। और फादर गैपोन के लीडरशिप में जो वर्कर्स आ रहे थे उन पर पुलिस और कोसैक्स ने अटैक कर दिया। स्टूडेंट्स इस अटैक में 100 वर्कर्स मारे गए और 300 से ज़्यादा वॉन्डेड हो गए, मीन घायल हो गए। और इन वर्कर्स के मारे जाने की और वॉन्डेड होने की घटना को ही ब्लडी संडे कहते हैं। स्टूडेंट्स ब्लडी संडे की इवेंट 9 जनवरी को हुई थी और 22 जनवरी को भी हुई थी। तो इसमें कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रशिया में फर्स्ट आपके फरवरी 1918 से पहले जूलियन कैलेंडर यूज होता था और 1 फरवरी 1918 के बाद रशिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होने लग गया। स्टूडेंट्स ग्रेगोरियन कैलेंडर
जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। तो आप 9 में अगर 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ब्लडी संडे की इवेंट हुई थी स्टूडेंट्स 9 जनवरी को, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हुई थी 22 जनवरी को, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 डेज आगे चलता है। तो ये ब्लडी संडे की इवेंट स्टूडेंट ये स्टार्टिंग पॉइंट था 1905 की रिवॉल्यूशन का। मीन्स इसी घटना के साथ 1905 रिवॉल्यूशन की आपकी शुरुआत होती है। अदर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी इवेंट्स कौन सी हुई 1905 रिवॉल्यूशन के दौरान? एक तो कंट्री के हर पार्ट में स्टूडेंट्स स्ट्राइक होने लगे, यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन हो गई और स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ से वॉकआउट कर दिया। मीन्स वो यूनिवर्सिटीज़ से बाहर आ गए और उन्होंने एक कंप्लेंट की कि है ना इस कंट्री में सिविल लिबर्टीज़ की कमी है, मीन्स नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है। तो बहुत से लोग नाराज़ थे ब्लडी संडे की इवेंट से, स्टूडेंट्स भी और दूसरे लोग भी। इसी वजह से स्ट्राइक्स हुई और स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया। एक और क्या इवेंट हुई स्टूडेंट्स 1905 की रिवॉल्यूशन के दौरान? एक संगठन बना यूनियन ऑफ यूनियंस। तो आपसे पूछा जाए कि यूनियन ऑफ यूनियंस किस रिवॉल्यूशन के दौरान बना रशिया में? वो बना था 1905 की रिवॉल्यूशन के दौरान। यूनियन ऑफ यूनियन स्टूडेंट्स बनाया था लॉयर्स ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स और मिडिल क्लास के वर्कर्स ने। और इस यूनियन ऑफ यूनियंस की डिमांड थी स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि एक ऐसी असेंबली बनाई जाए जिसके चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करें। रिजल्ट्स ऑफ 1905 रिवॉल्यूशन स्टूडेंट्स, 1905 रिवॉल्यूशन के रिजल्ट क्या थे? एक तो 1905 रिवॉल्यूशन के बाद में स्टूडेंट्स ड्यूमा बनी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1905 के रिवॉल्यूशन के बाद कौन सी संस्था बनी? ड्यूमा। ड्यूमा रशिया की पार्लियामेंट को कहते हैं स्टूडेंट्स आज। तो जार ने ड्यूमा को बनाने के लिए अलाउड कर दिया, क्योंकि जार प्रेशर में आ गया लोगों के मूवमेंट करने से, स्ट्राइक करने से। और ड्यूमा क्या थी? एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी। मीन्स इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे और फिर वो कंट्री के लिए लॉ बनाते थे आपस में कंसल्ट करके, मीन्स सलाह मशवरा करके। और स्टूडेंट्स 1905 रिवॉल्यूशन के बाद अनेक ट्रेड यूनियन भी बन गई, फैक्ट्री कमेटी भी बन गई। लेकिन ये सारी फैक्ट्री कमेटी और ट्रेड यूनियन इलीगल थी, मीन्स गैरकानूनी थी और अनऑफिशियल थी, रजिस्टर्ड नहीं थी। ये ट्रेड यूनियन क्या होती है स्टूडेंट्स? फैक्ट्री में वर्कर अपने हितों की रक्षा के लिए कई बार अपना एक बड़ा संगठन बना लेते हैं, उसी को ट्रेड यूनियन बोलते हैं, या कोई अपनी कमेटी बना लेते हैं, उसको बोलते हैं फैक्ट्री कमेटी। जार ने स्टूडेंट्स देखिए ड्यूमा तो बना दी, लेकिन उसने पहली ड्यूमा को डिसमिस कर दिया सिर्फ 75 डेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता स्टूडेंट्स। और जार ने सेकंड ड्यूमा को आपके डिसमिस कर दिया 3 मंथ में। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट ड्यूमा को कब किया, सेकंड ड्यूमा को कब किया। और जार ने जब लोग थोड़े शांत हो गए ब्लडी संडे की इवेंट के बाद, उसने वोटिंग लॉज चेंज कर दिए और थर्ड ड्यूमा को कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से पैक्ट कर दिया, मीन्स भर दिया। कंजर्वेटिव्स वही थे जो सोसाइटी में आपके बदलाव नहीं चाहते थे और वो जार को सपोर्ट करते थे। तो इस पेज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको वर्कशीट दे रखी है, उसको आप देख के कर सकते हैं। तो लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। स्टूडेंट ड्यूमा में आपको पता है कंजर्वेटिव को भर दिया जार ने, और किसको बाहर कर दिया? लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को। जदीदिस्ट कौन थे स्टूडेंट्स? मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे। ये मुस्लिम की कम्युनिटी थी जदीदीज, और ये है ना रशियन एम्पायर में रहते थे, रशियन साम्राज्य में रहने वाले मुस्लिम जो समाज सुधारक थे, रिफॉर्मर थे, उन्हीं को बोलते थे जदीदिस्ट। रियल वेज क्या होती है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच द वेजेज विल एक्चुअली बाई। स्टूडेंट्स उन गुड्स की क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करती है रियल वेजेज, जो कि वेजेज से खरीदी जाती हैं। मीन्स कितनी क्वांटिटी की गुड्स आपने आपकी मजदूरी से खरीदी, उसी को क्या बोलते हैं? रियल वेज। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। फर्स्ट अगस्त को फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है और 4 साल तक ये वॉर चलता है। स्टूडेंट्स ये है ना 2 पावर के बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है।
एक तरफ तो थी सेंट्रल पावर और दूसरी तरफ थी एंटेंट या अलाइड पावर्स। स्टूडेंट सेंट्रल पावर में जो कंट्रीज थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ऑस्ट्रिया के साथ में आप हंगरी भी जोड़ देंगे, फिर बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी अलग अलग कंट्रीज बन गए थे, और टर्की। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स थे अलाइड पावर या एंटेंट पावर। अलाइड या एंटेंट पावर में स्टूडेंट्स थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। इसके साथ साथ में बाद में जुड़ गए थे इटली, रोमानिया और यूएसए। आप स्टूडेंट सेंट्रल पावर को याद कर लेंगे GAT, गेट के फार्मूले से। जी से जर्मनी, ए से ऑस्ट्रिया और टी से टर्की। और आप एंटेंट या अलाइड पावर को याद कर लेंगे स्टूडेंट बर्फी के फार्मूले से। बी से ब्रिटेन, आर से रशिया, उसके बाद ए से आपके अमेरिका, और उसके साथ साथ में एफ से फ्रांस और आई से इटली। BURFI, ब्रिटेन, यूएस, रशिया, फ्रांस, इटली। तो बर्फी और गेट का फार्मूला आप याद कर लेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ध्यान रखेंगे सेंट्रल और अलाइड पावर, जिनको एंटेंट पावर भी कहते थे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल थे। स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देख लिया कौन कौन सी पावर शामिल थी। अभी है ना हम रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का क्या रोल था। स्टूडेंट्स इनिशियली होता है शुरुआत में तो लोगों ने जार का साथ दिया, मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जार को सपोर्ट किया, और वो जार के रैलिड अराउंड हो गए, मीन्स जार के आसपास इकट्ठे हो गए या उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो रशिया के लोगों ने वहाँ के किंग जार निकोलस II का साथ दिया। तो रीजन्स फॉर डिक्लाइनिंग सपोर्ट ऑफ जार ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्टूडेंट्स रशिया के लोगों ने अपने किंग जार निकोलस II का साथ देने से या उसको सपोर्ट करने से बाद में मना क्यों कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। पहली बात तो स्टूडेंट्स जार ने ड्यूमा में जो मेन पार्टीज थी उनके साथ कंसल्ट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। मीन्स पहले तो जार ड्यूमा में, जो रशिया की पार्लियामेंट थी ड्यूमा, उसमें बैठी सभी पार्टियों से सलाह लेता था, कंसल्ट करता था, लेकिन जार ने बाद में रिफ्यूज कर दिया ड्यूमा में बैठी मेन पार्टीज से कंसल्ट करने से। इसी वजह से लोग किसके खिलाफ हो गए, जार के खिलाफ हो गए, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जार को लोगों ने जो सपोर्ट कर रखा था वो जार की सपोर्ट डिक्लाइन हो गई। एक स्टूडेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एंटी जर्मन सेंटीमेंट भी बहुत हाई थे। सेंटीमेंट होती हैं स्टूडेंट्स भावनाएं, तो जर्मनी के खिलाफ रशिया के लोगों की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भावनाएं बहुत उग्र थी। मीन्स रशिया के लोग भावनात्मक रूप से जर्मनी से बैर रखने लग गए थे, जर्मनी के साथ में दुश्मनी बहुत ज़्यादा उनकी हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो उनके सेंटीमेंट, उनकी भावनाएं जर्मनी के खिलाफ भड़क गई थी। और आप है ना देख सकते हैं कि जर्मनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना था, उनके सेंटीमेंट इतने हाई थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, किसके, रशिया के लोगों के, कि उन्होंने रशिया की पार्लियामेंट का नाम जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो एक जर्मन नेम था, लोगों ने उसका नाम पेट्रोग्राद कर दिया। तो वो जर्मनी से इतनी नफरत करने लग गए कि हम अपनी कैपिटल का नाम जर्मन लैंग्वेज में नहीं रखेंगे, रशियन लैंग्वेज में ही रखेंगे। तो जर्मन लैंग्वेज में नाम था जो सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम रशियन लैंग्वेज में उन्होंने कर दिया पेट्रोग्राद। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या हो गया, पेट्रोग्राद। जारीना अलेक्जेंड्रा, ये आपके जार की वाइफ थी स्टूडेंट्स, जो रशिया का किंग था। तो जारीना अलेक्जेंड्रा और उसका एक आपके बहुत ही पुअर एडवाइजर था, बहुत ही खराब सलाहकार था उसका नाम था रासपुतिन। तो उन्होंने भी ऑटोक्रेसी को, मीन्स राजतंत्र को, राजा के सिस्टम को काफ़ी अनपॉपुलर बना दिया था, क्योंकि जार की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा वो भी जर्मनी की थी। और आपने देख लिया कि रशिया के लोग जर्मनी से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, तो वो जार की वाइफ से भी बहुत नफरत करते थे क्योंकि वो जर्मनी की थी। तो स्टूडेंट्स जार की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा का एक बहुत ही पुअर एडवाइजर था, उसको खराब सलाह देता था, उस आदमी का नाम था रासपुतिन। और रासपुतिन एक मॉन्क था स्टूडेंट्स। इन्होंने भी ऑटोक्रेसी को, मीन्स लुई 16 के रूल को काफ़ी अनपॉपुलर बना दिया। ऑटोक्रेसी होती है स्टूडेंट डेमोक्रेसी के विपरीत। डेमोक्रेसी लोगों का शासन होता है और ऑटोक्रेसी आपके रूल बाय किंग होता है, राजा का शासन। तो रासपुतिन और जार की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा ने भी ऑटोक्रेसी को काफ़ी अनपॉपुलर बना दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। रशिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया देखिए किस प्रकार से लड़ रहा था। स्टूडेंट्स
रशिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का क्या रोल था? रशियन आर्मी स्टूडेंट्स वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ रही थी। ईस्टर्न फ्रंट पे तो स्टूडेंट्स वो लड़ रही थी आपके ऑस्ट्रिया और जर्मनी में, और वेस्टर्न फ्रंट पे वो लड़ रही थी फ्रांस की बाउंड्री तक। आप अपना मैप इसमें देख सकते हैं तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा वेस्टर्न फ्रंट और आपके ईस्टर्न फ्रंट क्या होता है। इसकी मैं एक मैप की वीडियो भी बनाऊंगा इसके बाद। तो इन द वेस्ट आर्मी, तो देखते हैं स्टूडेंट्स की वेस्ट में रशिया की आर्मी कहाँ पे लड़ रही थी। इन द वेस्ट आर्मीज फोर्ट आएगा यहाँ पे ट्रेंचेज स्ट्रेचेज अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस। स्टूडेंट्स ट्रेंचेज होती हैं खाइयाँ, तो वेस्टर्न फ्रंट पे रशिया की आर्मी ट्रेंचेज में से, खाइयों में से या गड्ढों में से लड़ रही थी, और वो गड्ढे कहाँ तक थे? ईस्टर्न फ्रांस की बाउंड्री तक। मीन्स जो रशिया की आर्मी का वेस्टर्न फ्रंट था, लड़ाई का वेस्टर्न मोर्चा था, वो कहाँ तक था? आपके ईस्टर्न फ्रांस की बाउंड्री तक था, इन द ईस्ट। लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पे स्टूडेंट्स आर्मी ने एक अच्छी डीलिंग कर ली थी। आर्मी ने, है ना, मतलब कि आपके एक अच्छा मतलब विजय प्राप्त कर ली थी, और वो, है ना, बहुत ही लार्ज कैजुअलिटी छोड़ते हुए जीत प्राप्त कर रही थी। और मीन्स आपके लार्ज कैजुअलिटी होता है, बहुत ही बड़ी संख्या में वो दुश्मन के सैनिकों को मार रही थी रशियन आर्मी। लेकिन रशियन आर्मी को बहुत ही गहरा धक्का स्टूडेंट आपके 1914 और 1916 में लगा, क्योंकि 1914 में रशिया की आर्मी जर्मनी से हार गई बैडली, बहुत ही बुरी तरीके से, और 1916 में हार गई ऑस्ट्रिया से। और 1917 तक स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 7 मिलियन कैजुअलिटी हो चुकी थी। मीन्स 70 लाख लोग मारे जा चुके थे, क्योंकि स्टूडेंट्स कैजुअलिटी क्या, उसमें कैजुअलिटी में स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ सैनिक ही नहीं आएंगे, यहाँ पे आम नागरिक भी मारे गए थे। कैजुअलिटी होता है मरना। तो एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड। स्टूडेंट्स जैसे ही रशियन आर्मी वापस लौटी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार करके रिट्रीट होता वापस लौटना, तो रशियन आर्मी ने अपने रास्ते में आने वाली सभी क्रॉप्स को, मीन्स फसलों को, और बिल्डिंग्स को, इमारतों को डिस्ट्रॉयड कर दिया, ताकि दुश्मन उनकी ज़मीन से लीव ऑफ रहे, दूर रहे, आ ना सके। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। तो स्टूडेंट्स रशियन आर्मी ने जो क्रॉप्स और बिल्डिंग को डिस्ट्रॉयड किया, उसकी वजह से रशिया में 3 मिलियन लोग रिफ्यूजी हो गए। मीन्स ना उनके पास खाने के लिए था और ना ही उनके पास में रहने के लिए कुछ था, क्योंकि खाना तो कहाँ से मिलेगा, बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो गई, और रहने के लिए भी नहीं था, खाना भी नहीं था क्योंकि क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो गई, और रहने के लिए भी उनके पास जगह नहीं थी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड होने की वजह। इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन रशिया। स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रशिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। एक तो स्टूडेंट्स कंट्री आपके ग्रेन की सप्लाई से कट गई, कंट्री में ग्रेन के साथ साथ, है ना, दूसरी सप्लाई आने भी बंद हो गई। ग्रेन तो अच्छा रशिया में होता था, लेकिन कई बार अगर ग्रेन बाहर से एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना पड़ जाता था, तो वो सारी सप्लाई बंद हो गई रशिया की इंडस्ट्रियल गुड्स की, खासकर क्योंकि स्टूडेंट्स बाल्टिक सी के ऊपर जर्मनी ने अधिकार कर लिया। तो स्टूडेंट्स रशिया, है ना, इंडस्ट्रियल गुड्स से कट गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि ग्रेन की सप्लाई नहीं थी, वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स बोलेंगे आप। इंडस्ट्रियल गुड्स जो आती थी, आपके इंडस्ट्री की चीज़ें आती थी रशिया में, वो आनी बंद हो गई, क्योंकि वो बाल्टिक सी से आती थी रशिया में, और बाल्टिक सी के ऊपर जर्मनी का अधिकार हो गया, और जर्मनी ने आपके, है ना, रशिया में ये चीज़ें आनी बंद कर दी, क्योंकि जर्मनी और रशिया के बीच में राइवलरी थी, दुश्मनी थी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट स्टूडेंट रशिया में डिसइंटीग्रेट हो गई, ये भी रशिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था, प्रभाव था। डिसइंटीग्रेट मीन्स आपके इंडस्ट्री के जितने भी औजार थे वो सारे टूटने लग गए। और 1916 में रशिया की रेलवे लाइन भी टूट गई। स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी रशिया के एबल बॉडीड मैन थे, मीन्स जो आपके स्वस्थ आदमी थे, उन्हीं को बोलेंगे एबल बॉडीड, वो सारे वार में चले गए। तो जब एबल बॉडीड स्वस्थ आदमी वार में चले गए रशिया के, तो, है ना, रशिया में स्टूडेंट्स लेबर की कमी पड़ गई, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी युद्ध में काम करने के लिए, वॉर में काम करने के लिए चले गए, और छोटी वर्कशॉप शट डाउन हो गई, वो बंद हो गई लेबर की कमी की वजह से, मजदूरों की कमी की वजह से। और लार्ज सप्लाई स्टूडेंट्स रशिया के अंदर जो होती थी ग्रेन की, वो आर्मी को भेज दी गई। मीन्स सारा का सारा अनाज जो होता था देश में, वो आर्मी को भेज दिया गया, और
ब्रेड और फ्लोर मीन्स रोटी और आटा दुर्लभ हो गया, स्कार्स हो गया लोगों के लिए, क्योंकि सारा अनाज आर्मी को भेज दिया गया तो लोग भूखे मरने लग गए। और 1960 में राइट्स होने लग गए, ब्रेड की शॉप के ऊपर दंगे होने लग गए क्योंकि लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था। तो ये थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रशिया के ऊपर इम्पैक्ट। इंपीरियल रशियन आर्मी। स्टूडेंट्स, इंपीरियल होता है साम्राज्यवादी। रशिया में स्टूडेंट्स जो आर्मी जार निकोलस के साम्राज्य के टाइम में या उसके राज्य के टाइम में थी, उसी को बोलेंगे इंपीरियल रशियन आर्मी। स्टूडेंट्स, इंपीरियल रशियन आर्मी को रशियन स्टीम रोलर भी कहा जाता है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस थी। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब हो गया हथियारबंद सेना। स्टूडेंट्स, फरवरी रिवॉल्यूशन पेट्रोग्राद में होती है, वही पेट्रोग्राद जिसका पुराना नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया के लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद कर दिया था क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम था। स्टूडेंट्स, 1917 के विंटर में पेट्रोग्राद में कंडीशंस काफ़ी ग्रिम थी। ग्रिम कंडीशन का मतलब हो गया स्टूडेंट्स माहौल काफ़ी गर्म था। वैसे तो सर्दी थी लेकिन माहौल गर्म था, मीन्स ऐसा कुछ आभास हो रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। लेआउट ऑफ द पेट्रोग्राद। लेआउट का मतलब होता है स्टूडेंट्स लोकेशन। तो देखते हैं पेट्रोग्राद शहर की लोकेशन कैसी थी। पेट्रोग्राद शहर की जो लेआउट थी स्टूडेंट्स, मीन्स उसकी लोकेशन थी, वो उस शहर के लोगों के बीच में डिवीजन को दिखाती थी, मीन्स एम्फसाइज करती थी। कैसा डिवीजन? इस शहर के बीच में से स्टूडेंट्स, पेट्रोग्राद शहर के बीच से नेवा रिवर बहती थी। नेवा रिवर का स्टूडेंट्स एक था लेफ्ट बैंक और दूसरा था उसका राइट बैंक। लेफ्ट बैंक पे स्टूडेंट्स, नेवा रिवर के लेफ्ट बैंक की साइड में जो एरिया था वहाँ पे फैशनेबल एरियाज थे। विंटर पैलेस था वहाँ पे, विंटर पैलेस वही जिसमें जार रहता था। ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वहाँ पे जहाँ पे ऑफिसर काम करते थे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वो पैलेस या वो महल भी था जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग होती थी। ये सारे लेफ्ट बैंक की साइड में एरिया थे। कौन सी रिवर के? नेवा रिवर के लेफ्ट बैंक की साइड में। अभी स्टूडेंट्स देखते हैं राइट बैंक की साइड में कौन रहता था। राइट बैंक की साइड में स्टूडेंट्स वर्कर्स के क्वार्टर थे और फैक्ट्रीज थी। जो राइट लोग थे ना, मीन सही आदमी थे, वर्कर्स थे सही, क्योंकि बेचारे मेहनत करते थे, वो रहते थे राइट बैंक में। और लेफ्ट बैंक में जो उल्टे थे, मीन्स है ना, जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, जार जैसे लोग, वो रहते थे। तो राइट लोग रहते थे राइट बैंक की तरफ, तो वर्कर्स थे। रीजन्स फॉर द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद। रीजन देखते हैं स्टूडेंट्स, फरवरी रिवॉल्यूशन जो पेट्रोग्राद में हुई उसके पीछे रीजन क्या थे। एक तो वर्कर्स के क्वार्टर में फूड शॉर्टेज हो गई स्टूडेंट्स, तो भोजन की कमी की वजह से भी आप कहना आप ये फरवरी रिवॉल्यूशन हुई क्योंकि वर्कर फूड की डिमांड कर रहे थे। और एक कोल्ड विंटर थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रोस्ट, कोहरा, धुंध पड़ रही थी। और हैवी स्नो मीन्स स्टूडेंट की बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मीन्स ये हो गया कि फूड भी नहीं मिल रहा और ठंड ने भी वर्कर्स को मार दिया। और जार ड्यूमा को डिजोल्व करना चाहता था, भंग करना चाहता था उसको, मीन्स आपके बंद करना चाहता था ड्यूमा की मीटिंग को। तो स्टूडेंट्स ये रीजन थे फरवरी रिवॉल्यूशन के। इवेंट्स ऑफ फरवरी रिवॉल्यूशन। इवेंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स फरवरी रिवॉल्यूशन की क्या हुई। 22 फरवरी को देखिए क्या होती है, स्टेप वाइज स्टेप ये प्रोसेस चलेगी फरवरी रिवॉल्यूशन की। 22 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक आप देखेंगे कि क्या क्या होता है। 22 फरवरी को स्टूडेंट्स एक फैक्ट्री को लॉक लग जाता है राइट बैंक पे। राइट बैंक पे कौन रहता था स्टूडेंट्स? वर्कर रहते थे। तो एक है ना फैक्ट्री को लॉक लग जाता है राइट बैंक पे 22 फरवरी को। 23 फरवरी को देखते हैं, 23 फरवरी को स्टूडेंट्स 50 फैक्ट्रीज को लॉक लग जाता है। और इन 50 फैक्ट्रीज में लॉक लगने के बाद जो स्ट्राइक हो रही थी उन सभी स्ट्राइक्स को स्टूडेंट्स महिलाएं लीड कर रही थी। मीन्स स्ट्राइक्स के लीडर कौन थी? महिलाएं। और स्टूडेंट्स इन 50 फैक्ट्रीज में जो महिलाएं स्ट्राइक को लीड कर रही थी उसी दिन को मनाया गया इंटरनेशनल वुमेन डे। तो यहाँ पे 23 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया क्योंकि 50 फैक्ट्री में जिन फैक्ट्रीज ने लॉक किया उन सभी फैक्ट्रीज में महिलाएं स्ट्राइक की लीडर थी। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल वुमेन डे वैसे 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। और जूलियन कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 डेज पीछे चलता है उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल वुमेन डे
मनाया गया 23 फरवरी को रशिया में। तो 8 मार्च में से आप 13 घटाएंगे तो है ना 23 फरवरी आ जाएगा। वर्कर्स ने स्टूडेंट्स देखिए वो यहीं पे नहीं रुके स्ट्राइक तक, वर्कर ने क्वार्टर को क्रॉस कर दिया, नेवा रिवर को पार कर दिया और लेफ्ट बैंक में पहुंच गए और शहर के सेंटर में पहुंच गए। शहर का सेंटर कौन सा था स्टूडेंट्स? नेवेस्की प्रोस्पेक्ट पहुंच गए वो शहर के सेंटर में, मीन्स वो लेफ्ट बैंक पे पहुंच गए जहां पे विंटर पैलेस, ड्यूमा सभी बिल्डिंग थी अपने राइट बैंक को छोड़ करके। फैशनेबल क्वार्टर और ऑफिशियल बिल्डिंग को उन्होंने सराउंड कर लिया, वर्कर्स ने घेर लिया स्टूडेंट्स। लेकिन गवर्नमेंट ने भी कर्फ्यू लगा दिया, वर्कर के एक्शन पे रिएक्शन किया, वर्कर्स डिस्पर्स हो गए, तितर बितर हो गए, इधर उधर भाग गए कर्फ्यू लगाने से इवनिंग तक। स्टूडेंट्स अभी देखते हैं 24 और 25 फरवरी को क्या होता है। 23 फरवरी को वर्कर डिस्पर्स हो गए, मीन्स इधर उधर भाग गए। लेकिन 24 और 25 फरवरी को वर्कर केम बैक, वो दोबारा से वापस आ जाते हैं। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट कवेलरी, स्टूडेंट्स गवर्नमेंट दोबारा से फिर कवेलरी को मीन्स सेना को बुला लेती है और पुलिस को भी बुला लेती है कि वर्कर के ऊपर कीप एन आई, निगरानी रखने के लिए। स्टूडेंट्स 25 फरवरी को संडे होता है और गवर्नमेंट ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है। 26 फरवरी को क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्कर गलियों में आ जाते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वो डिमोन्स्ट्रेटर थे वो, क्योंकि प्रदर्शनकारी होते हैं डिमोन्स्ट्रेटर, तो डिमोन्स्ट्रेटर कौन थे? वर्कर्स ही थे। तो 26 फरवरी को स्टूडेंट्स वर्कर दोबारा से फिर मीन्स डिमोन्स्ट्रेटर थे जो वर्कर्स, वो दोबारा से फिर गलियों में आ जाते हैं। 27 फरवरी को देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, पुलिस हेडक्वार्टर को रैंसेक्ट कर दिया जाता है, वर्कर्स के द्वारा कब्जे में ले लेते हैं वर्कर पुलिस हेडक्वार्टर को। कवेलरी जो घुड़सेना होती है ना, वो डिमोन्स्ट्रेटर वर्कर्स पे फायर अपॉन करने से मीन्स गोलियां चलाने से मना कर देती है। तो सेना भी अब वर्कर की साइड लग जाती है और वो मीन्स वर्कर्स पे गोलियां चलाने से मना कर देती है। वर्कर्स एक बैरक रेजिमेंट की एक बैरक के अंदर मीन्स एक छावनी के अंदर एक ऑफिसर को गोली मार देते हैं और 3 रेजिमेंट मीन्स 3 छावनियां सैनिकों की म्यूटिनाइड कर देती है। जब सैनिक विद्रोह करते हैं स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं म्यूटिनाइड, और वो स्ट्राइकिंग वर्कर के साथ ज्वाइन करने के लिए वोटिंग कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जार की पावर उसकी सेना ही ख़त्म कर देती है। जिस सेना को जार ने या जिस कवेलरी घुड़सेना को जार ने वर्कर्स पे अटैक करने के लिए लगाया था, वही सेना वर्कर के साथ मिल जाती है। बाय दैट इवनिंग तक स्टूडेंट्स, शाम तक स्ट्राइकिंग वर्कर्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं, किसके साथ में? सेना के साथ में, और वो अपनी एक सोवियत या काउंसिल बना लेते हैं, मीन्स अपनी एक संस्था बना लेते हैं उसी बिल्डिंग में। किस बिल्डिंग में? जहाँ पे ड्यूमा मिलती थी, और ये स्टूडेंट्स बन जाती है पेट्रोग्राद सोवियत। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें, पेट्रोग्राद सोवियत कब बनी? पेट्रोग्राद सोवियत बनी फरवरी रिवॉल्यूशन के दौरान पेट्रोग्राद शहर में। और पेट्रोग्राद सोवियत किस किस से मिलके बनी थी? एक तो स्टूडेंट्स जो जार की आर्मी थी ना उससे मिलके, और दूसरे थे पेट्रोग्राद सोवियत के अंदर जो वर्कर स्ट्राइक कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। तो सेना से और वर्कर से मिलके बन गई पेट्रोग्राद सोवियत। और सोवियत को बोलते हैं स्टूडेंट्स काउंसिल, जैसे कोई पार्लियामेंट होती है उसी को बोलते हैं काउंसिल। 28 फरवरी को क्या होता है स्टूडेंट्स? पेट्रोग्राद सोवियत बन जाती है 27 को। तो 28 फरवरी को पेट्रोग्राद सोवियत का एक डेलीगेशन होता है, मीन्स प्रतिनिधिमंडल, कई व्यक्ति जार से मिलने चले जाते हैं और वो जार को एडवाइज करते हैं। मिलिट्री के कमांडर थे जो कहते हैं कि आप एब्डिकेट कर दो, मीन्स आप अपनी गद्दी छोड़ दो। तो 2 मार्च को स्टूडेंट जार एब्डिकेट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 मार्च को जार अपनी गद्दी छोड़ देता है, मीन्स उसकी पावर खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनती है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट किससे मिलकर बनती है स्टूडेंट्स? फॉर्म्ड बाय सोवियत एंड ड्यूमा लीडर। स्टूडेंट्स सोवियत जो पेट्रोग्राद सोवियत किससे मिलकर बनी थी? आर्मी वालों से और वर्कर्स से। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट किसके बाद बन जाती है स्टूडेंट्स? किससे मिलकर बनती है? प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टूडेंट बनती है ड्यूमा के लीडर से और आपके पेट्रोग्राद सोवियत से। पेट्रोग्राद सोवियत में कौन था? बता दिया मैंने आपको पहले ही, आर्मी वाले और वर्कर्स। तो जार की पावर चली जाती है फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद, और किसकी पावर आ जाती है? प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर आ जाती है। यहाँ पे प्रोविजन की जगह आप प्रोविजनल गवर्नमेंट कर लेंगे। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का देखिए क्या सिस्टम था। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जाती है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेस पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है स्टूडेंट्स? जो
देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है असेंबली, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो असेंबली क्या होती है? लोगों की एक सभा। जैसे हमारी पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्योंकि कंट्री के लिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल रेगुलेशन बनते हैं वो हमारी पार्लियामेंट में बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोविजनल गवर्नमेंट अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेस पे आपके काम करती है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होता है स्टूडेंट्स जिसमें हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। इस सिस्टम को बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। और प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर कौन था स्टूडेंट्स? वो था केरेंस्की। मार्फा वसीलोवा, स्टूडेंट्स मार्फा वसीलोवा के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है 23 फरवरी को 50 फैक्ट्री में लॉक लगा था, और वहाँ पे स्ट्राइकिंग वर्कर की लीडर महिलाएं थी। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी 50 फैक्ट्री थी, उन 50 फैक्ट्रीज में आपको पता है कि महिलाएं स्ट्राइकिंग वर्कर की लीडर थी। तो एक ऐसी ही महिला लीडर थी मार्फा वसीलोवा। मार्फा वसीलोवा स्टूडेंट्स एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, और इसने फरवरी रिवॉल्यूशन के दौरान वर्कर्स की स्ट्राइक को लेड किया था। मींस वर्कर की स्ट्राइक की, हड़ताल की ये लीडर थी। और इसने कुछ वर्ड कहे थे स्टूडेंट्स। ये खाना नहीं खा रही थी, लेकिन फोरमैन ने इसको खाना भेजा, तो इसने कुछ वर्ड कहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, पेपर में आ सकते हैं। आई कांट बी द ओनली वन हु इज सैटिएटेड व्हेन अदर्स आर हंग्री, कि मैं अकेली कैसे खा सकती हूँ जब सारे भूखे हैं। तो ये मार्फा वसीलोवा के वर्ड हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके हम बात करते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन हैवी था या किसकी चलती थी, कौन कौन इन्फ्लुएंशियल था या किसका प्रभाव था। यहाँ पे एक अली का फार्मूला आप याद कर लेंगे। ALI, ए से आर्मी ऑफिशियल, L से लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इनकी चलती थी प्रोविजनल गवर्नमेंट में। जो फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद, जार की पावर के बाद जो गवर्नमेंट आई थी प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो उसमें किसकी चलती थी? आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट की। इंडस्ट्रियल कौन होते हैं? इंडस्ट्री के मालिक। लैंड ओनर जो जमीन के मालिक थे। In April 1917, Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. He gave April thesis. स्टूडेंट, अप्रैल 1917 के अंदर बोल्शेविक का लीडर व्लादिमीर लेनिन वापस रशिया में आ जाता। एग्जाइल होता स्टूडेंट्स देश से निकाल देना, तो उसको देश से निकाल दिया गया था, लेकिन वो अप्रैल 1917 में वापस आ जाता है। उसने स्टूडेंट्स अप्रैल थीसिस दी थी। अभी पढ़ते हैं अप्रैल थीसिस क्या थी स्टूडेंट्स। ही एंड द बोल्शेविक हैज अपोज द वार सिंस 1914। वो और दूसरे बोल्शेविक लीडर स्टूडेंट्स कौन? लेनिन और दूसरे बोल्शेविक लीडर फर्स्ट वर्ल्ड वार का विरोध कर रहे थे शुरू से ही, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया गया। अप्रैल थीसिस में 3 बातें थी स्टूडेंट्स। लेनिन जब आया, अप्रैल थीसिस उसने दी, तो ये ध्यान रखें अप्रैल थीसिस किसने दी? वार बी ब्रोट टू ए क्लोज। स्टूडेंट्स, अप्रैल 1917 में लेनिन आया, तो उस टाइम भी फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, और लेनिन ने आते ही बोला कि है ना वार बंद होना चाहिए। वार बी ब्रोट टू ए क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू द पेजेंट, की लैंड लॉर्ड की जमीन पेजेंट्स को मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए। बैंक्स बी नेशनलाइज, और बैंकों का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। नेशनलाइजेशन वो होता स्टूडेंट्स जब किसी चीज़ की ओनरशिप और उसकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। मीन्स किसी चीज़ की मालिक जब गवर्नमेंट हो जाती है उसको बोलते हैं